प्लीज लाइक द वीडियो, थैंक यू। मैं सोनिया से कोई बात नहीं छुपाता, लेकिन मजबूरी ये थी कि रसवंती उसके दिमाग से ये बातें मालूम कर सकती थी। सोनिया मौजूदा हालात पर बहस करना चाहती थी। मैंने उसे मशवरा दिया, तुम पिछली रात से जाग रही हो, बेहतर है पहले नींद पूरी कर लो, उसके बाद हम बातें करेंगे। ठीक है, मैं सोने जा रही हूं, मगर ये सुन लो कि बैठे बैठे मुझे जंग लग रहा है। खामोश तमाशाई बनकर रहना मेरे मजाज के खिलाफ है। मैं अब मैदान अमल में आना चाहती हूँ। मेरे लिए कुछ सोचो, वरना मैं खुद ही दुश्मनों के पीछे भागना शुरू कर दूंगी। अच्छा, अभी तो सो जाओ, बाद में बात करेंगे। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैंने कहा, आ जाओ। चोर नंबर 3 दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, आप अभी तक जाग रही हैं? हम सब ये इंतजार कर रहे हैं कि आप सोकर उठेंगे तो दोपहर का खाना खाएंगे। इस वक्त शाम के 5 बजे हैं। मैं अब तक ख्याल ख्वानी में मसरूफ रहा हूं। यह मसरूफियत मुझे भूख प्यास और नींद का एहसास ही नहीं होने देती। तुमने याद दिलाया तो अब भूख का एहसास हो रहा है, चलो। मैंने उसके साथ ख्वाबगाह से बाहर आते हुए उसे रसवंती और मंजाली के मुतल्लिक बताया। हम बातें करते हुए ड्राइंग रूम में पहुंचकर एक मेज के अतराफ बैठ चुके थे। मंजाली का नाम सुनते ही नंबर 3 उछल कर खड़ी हो गई और खुश होकर बोली, क्या मंजाली जिंदा है? वो रसवंती के पास है? हाँ, मैं उससे दिमागी राब्ता कायम कर चुका हूं। ओह फरहाद साहब, हमारे यहाँ के रूटीन बोर्ड में उसे मुर्दा करार दे दिया गया है। ये रूटीन बोर्ड क्या चीज है? आपने हमारा वो कमरा देखा है जहाँ ट्रांसमीटर वगैरह हैं? वहाँ एक बोर्ड बना हुआ है, उसमें आला बीबी के अलावा 40 चोरों के नाम लिखे हुए हैं और हर चोर के नंबर के साथ ही लिखा हुआ है कि कौन किस मुल्क में है और उसके सुपुर्द क्या जिम्मेदारियां हैं। मंजाली का नाम गुलाम की उस बस्ती में लिखा हुआ था। जब हमें पता चला कि वो बस्ती बिल्कुल ही तबाह हो गई है, बहुत से लोग मारे गए हैं, तो हमने समझ लिया मंजाली भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि पिछली रात से अब तक कोशिश के बावजूद उससे राब्ता कायम नहीं हो सका। राब्ता कैसे कायम होता? वो रसवंती के साथ किसी ऐसी जगह पहुंचा दी गई है जहां दूर दूर तक हरे भरे जंगल और चंद दुश्मनों के अलावा कोई इंसान नजर नहीं आता। मंजाली के पास तुम लोगों से राब्ता करने का कोई जरिया नहीं है। ये अच्छा ही हुआ कि उसका मुझसे दिमागी राब्ता कायम हो गया। खाने के दौरान नंबर 3 ने अपने एक साथी चोर को बुलाकर कहा, मंजाली जिंदा है, फरहाद साहब का उससे दिमागी राब्ता कायम हो चुका है। ये बात आला बीबी तक पहुंचा दो और रूटीन बोर्ड पर उसे फिर से जिंदा कर दो। खाने से फारिग होकर मैं अपनी ख्वाबगाह में आया और बिस्तर पर लेट गया। इन हालात में नींद का आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दुश्मन से मुकाबले के लिए ताज़ा दम रहना भी बेहद जरूरी था। चुनाचे मैंने अपने दिमाग को हदायत दी और चंद लम्हे बाद ही गहरी नींद में डूब गया। सोनिया ने दुरुस्त कहा था कि उसे जंग लग रहा है। हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना हम दोनों के मजाज के खिलाफ था। रात 10 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने सोनिया से राब्ता कायम किया। वो भी उसी वक्त बेदार हुई थी। उसने पूछा, अब क्या ख्याल है? रसवंती को आजादी दिलाने के लिए कोई मंसूबा बनाया? जब तक हमें यह ना मालूम हो कि रसवंती किस मुल्क में या किस मुकाम पर है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पहले उस जगह का सुराग लगाना होगा, मगर सुराग कैसे लगाया जाएगा? फिलहाल तो दुश्मन ने हमें बिल्कुल ही बेबस करके रख दिया है। कोई मामूली सा निशान राह भी नहीं छोड़ा है कि सही सिमत ही मुतय्यन कर सकें। रसवंती से राब्ता कायम करो, शायद कोई नई बात मालूम हो सके। मैंने सोचा रसवंती से राब्ता कायम करने के बजाय मंजाली के दिमाग में पहुंचूं, मगर फौरन ही अकल आ गई। दिमाग ने समझाया अभी मैं सोनिया से बातें कर रहा था, हो सकता है रसवंती सोनिया के दिमाग में मौजूद हो। अब अगर मैंने सोनिया के मशवरे के मुताबिक सोनिया से राब्ता कायम नहीं किया तो उसे शुबा हो जाएगा और वो मेरी तलाश में मंजाली के दिमाग तक पहुंच गई तो सब तदबीरें उलट जाएंगी। लिहाजा मैंने मंजाली के बजाय रसवंती के दिमाग पर दस्तक दी। उसने पूछा, कहाँ थे इतनी देर से? मैं जरा ताज़ादम होने के लिए कुछ देर सो गया था। तुम्हें इस जगह के बारे में कोई नई बात मालूम हुई? कोई बात मालूम ना हो सकी। मैं भी सोना चाहती थी, लेकिन नई जगह की वजह से नींद नहीं आई। कैसी बातें कर रही हो? तुम टेलीपैथी के जरिए भी तो सो सकती हो। सो तो सकती हूँ, मगर इसलिए नहीं सोई कि शायद यहाँ के मुतल्लिक कोई नई बात मालूम हो जाए। नींद ज्यादा सताएगी तो सो जाऊंगी। अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक सुनकर रसवंती ने फौरन ही सांस रोककर मेरी सोच की लहरों को वापस कर दिया। मैं उसकी हरकत का मतलब नहीं समझ सका। जरा देर बाद उसने मेरे दिमाग के दरवाजे पर दस्तक दी। बुरा ना मानना, मैंने मंजाली को एक अहम बात करने के लिए अपने पास बुलाया है। इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है।
मैं आधे घंटे बाद तुमसे राब्ता कायम करूंगी। मैंने झिल्लाकर कहा, आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है? तुम तो जरा सी बात पर नाराज हो जाते हो। मेरे पेट में तकलीफ हो रही थी, मैंने मंजाली को मालिश के लिए बुलाया है। यह भी कोई छुपाने की बात है? ना हो, लेकिन इतनी इतनी सी बात का बताना भी क्या जरूरी है? सोनिया ने तुम्हारे जहन में शक का बीज डाल दिया है, इसलिए तुम मेरे हर अमल को शक की नजर से देखने लगे हो। ये बात नहीं है। तुम सोनिया की जानिब से ऐसे ख्यालात को दिल में जगह ना दो। बहरहाल अब जाओ, पहले मालिश करो, मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। वो मेरे दिमाग से रुखसत हो गई। इसके साथ ही मैं मंजाली के दिमाग में पहुंच गया। उसी वक्त रसवंती की सोच सुनाई दी। वो कह रही थी, मंजाली, अगर तुम अपने दिमाग में फरहाद की सोच को महसूस करो तो उसे बता देना कि तुम इस वक्त मेरी खिदमत कर रही हो, वो वापस चला जाए। जी बेहतर है, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगी। इसके बाद खामोशी छा गई। मंजाली अपने दिमाग में मुझे महसूस कर रही थी, लेकिन यह समझने से कासिर थी कि वह रसवंती है या मैं हूं। उसने रसवंती से कहा, मादाम मैं अपने दिमाग में किसी को महसूस कर रही हूं। अगर ये आप नहीं है तो फरहाद साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो इस वक्त मेरे दिमाग से चले जाएं। मैं मादाम की खिदमत में मसरूफ हूं। वो खामोश होकर रसवंती के जवाब का इंतजार करने लगी, मगर रसवंती की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो यकीनन उसके दिमाग से चली गई थी। इस दौरान मैंने मंजाली की सोच से मालूम कर लिया था कि वो रसवंती से दूर अपनी ख्वाबगाह में है। इसका मतलब था कि रसवंती ने मुझसे झूठ बोला था कि वो मंजाली से मालिश करा रही है। मंजाली ने दोनों हाथों से अपना सर थामकर कहा, मादाम मेरे दिमाग में बेचैनी सी है, कह दीजिए कि आप मौजूद हैं, आखिर आप खामोश क्यों हैं? रसवंती की तरफ से एक भी जवाब नहीं मिला। मेरे ज़हन में एक तदबीर आई। मैं एक लम्हे के लिए उसके दिमाग से निकलकर फिर उसके पास पहुंचा और उसके ज़हन में ये ख्याल उभारा कि क्या अभी एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग से अजनबी सोच की लहरें निकल गई थी। उसकी सोच ने कहा, हाँ ऐसा हुआ था एक लम्हे कबल, मेरा ज़हन पराई सोच से खाली हो गया था। तब मैंने कहा, मंजाली मुतमईन रहो, अब सिर्फ मैं ही तुम्हारे दिमाग में मौजूद हूं। मैं तुम्हारे दिमाग से यही मालूम करने के लिए निकला था कि वहां पर रसवंती की सोच तो मौजूद नहीं है। मेरे निकलने के बाद तुम्हारा दिमाग पराई सोच से खाली हो गया था, जिसका मतलब यह है कि अब यहां मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं है। मंजाली ने जवाब दिया, ये ठीक है कि इस वक्त मादाम मौजूद नहीं है, लेकिन वह अचानक किसी वक्त भी आ सकती हैं। अगर उन्हें जरा भी यह शुबा हो गया कि मैं उनके साथ रहकर आपके मुफादात की हिफाजत कर रही हूं तो हमारी तमाम तदबीरें बेकार हो जाएंगी। एहतियात बहुत जरूरी है। जब तक मादाम जागती रहें आप मुझे मुखातिब करने की गलती ना करें। खामोशी से हमारी बातें सुनकर वापस चले जाया करें। वो सोचने के अंदाज में बुड़बुड़ाने लगी, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में अजनबी तस्वुरात उभरते रहती है। मैं कैसे मालूम करूं कि किस वक्त कौन आया है? मादाम का हुक्म है कि जब तक वो खुद ना बुलाएं मैं अपनी ख्वाबगाह से भी बाहर ना निकलूं। मैंने पूछा, क्या वक्त हुआ होगा? वक्त का पता ही नहीं चलता, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। जरा देर पहले शाम की दम तोड़ती हुई रोशनी थी और अब तारीकी छा गई है। मैंने नंबर 3 को बुलाकर कहा। मंजाली ने बताया कि जिस इलाके में उन्हें रखा गया है वहां रात शुरू हुए ज्यादा देर नहीं हुई, जबकि हमारे यहाँ 10:30 बजे हैं। तुम ये मालूम करो कि जमीन के किस खित्ते में अभी शब का आगाज हुआ है। नंबर 3 ने कहा, मेरा ख्याल है इस तरह भी हम सही जगह तो मालूम नहीं कर सकेंगे। ऐसे कई ममालिक होंगे जहां घंटे आधे घंटे के फर्क से रात का आगाज हुआ होगा। हम ये तो मालूम कर ही लेंगे कि वो लोग जमीन के किस हिस्से में हैं। फिर वहां की पैदावार, दरख्तों, जंगलों, पहाड़ों और मैदानों के बारे में मालूम करने से मुकाम का भी पता चल जाएगा। नंबर 3 चली गई। उसके जाने के बाद मैं रसवंती के मुतल्लिक सोचने लगा, वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? उसने मुझसे मालिश कराने का बहाना क्यों किया था, जबकि मंजाली के लिए उसने कमरे से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी थी? ऐसा क्यों हुआ था? वो क्या कर रही थी? क्या वो मंजाली से भी छुपकर कोई काम कर रही थी? ये औरत रफ्ता रफ्ता मेरे लिए मुअम्मा बनती जा रही थी। मेरी शरीक हयात और शरीक राज होने के बावजूद मुझे अपना हमराज बनाना नहीं चाहती थी। उसकी वफादारी शक व शुबे से बाला थी। वो मेरे खिलाफ साजिश करेगी ये बात मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने बच्चे को जहरीला बनाने के बारे में जो फैसला किया था उससे भी उसकी नीयत का खोट साबित नहीं होता था। इस अमल के पीछे सिर्फ यही जज्बा कार फरमा था कि वो बच्चे को गैर मामूली बनाकर मुझे हैरान करना चाहती थी। उसे मुझ पर इतना एतमाद था कि मैं अगर उसके इस अमल से नाराज भी हुआ तो मुझे बनाकर अपना हम ख्याल बना लेगी।
मैंने मम्बासी के दिमाग में झांक कर देखा। पता चला कि वो भी अपनी ख्वाबगाह में बंद बैठी है। उसे भी रसवंती ने यही हुक्म दिया है कि जब तक उसे बुलाया ना जाए वो अपने कमरे से ना निकले। अब अगर मैं रसवंती से कहता कि तुमने मम्बासी पर क्यों पाबंदी लगाई, तो जवाब यही मिलता कि वो मंजाली से मालिश करा रही थी, इसलिए मम्बासी को दूर रखा था। मैं उसे ये नहीं कह सकता था कि मैं मंजाली के दिमाग में भी झांक चुका हूं। बड़ी मजबूरी थी। वो मेरी लाइल्मी में कुछ कर रही थी और मैं सब्र व तहम्मुल से नतीजा जाहिर होने तक अपनी बेखबरी का इजहार करते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने ये फैसला करके ख्याल ख्वानी का सिलसिला मुनक़ता कर दिया कि रात को रसवंती के सोने के बाद मंजाली से तफसीली गुफ्तगू करूंगा। मैं अपनी ख्वाबगाह से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। चोर नंबर 3 और उसके साथी मुझे देखते ही खड़े हो गए। मैंने कहा, यहाँ कैदियों की तरह बंद होकर बैठे हुए काफी वक्त गुजर गया है, अब मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। 25 नंबर ने कहा, जनाब, बाहर निकलने से कबल आपको ये मालूम कर लेना चाहिए कि यहाँ मौजूद आपके दुश्मन घात लगाए हुए तो नहीं बैठे हैं, और अफसराने बाला का रवैया आपके सिलसिले में तब्दील हुआ या नहीं। उसका मशवरा माकूल था। मैं सईद साहब के पास पहुंच गया। वो सोने की तैयारी कर रहे थे। उनके दिमाग को कुरीदने से मालूम हुआ कि शाम को वो मेरे बारे में मालूम करने शाहीना की कोठी पर गए थे। उस वक्त सोनिया सो रही थी और किसी को मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैंने उन्हें चौंक कर मुखातिब किया तो वो चौंक कर बोले, भाई तुम कहाँ रह जाते हो? मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। जी हाँ, आप मेरा इंतजार करते करते सलमा बेगम के घर भी पहुंच गए थे। उन्होंने झींक कर कहा, काम की बात करो। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है कि वजारत खारजा ने डैनी वाइस के सफारत खाने को नोटिस दे दिया है कि वो ये मुल्क छोड़ दें। उनसे सफारती ताल्लुकात खत्म किए जा रहे हैं। आइंदा गैर मुल्की जासूस, सीक्रेट एजेंट और बाहर से आने वाले तखरीबकार इस सफारत खाने के जेरे साया हमारे मुल्क में कोई गड़बड़ नहीं कर सकेंगे। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। एक और खुशखबरी सुनो, कल सुबह तक हम तुम्हारे लिए पाकिस्तानी शहरियत का इजाजतनामा हासिल कर लेंगे। फिर तुम्हें यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये तो और ज्यादा खुशी की बात है। मैं बेजार होकर अपनी पनाहगाह से निकलने ही वाला था, आपसे बर वक्त राब्ता कायम हो गया। उन्होंने कदरे झिझकते हुए कहा, फरहाद, अब तुम जल्दी मुझे भी खुशखबरी सुनाओ, मैं बहुत बेचैन हूं। अच्छा ये बताओ, क्या ख्याल है मंगनी की रस्म अदा कर दी जाए? तुम मजाक ना उड़ाओ तो एक बात कहूं, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। कुछ ऐसा इंतजाम करो कि चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात हो जाए। मैंने हंसी जब्त करते हुए कहा, वाह, बहुत खूब। मैंने आपका मजाक ना उड़ाने का वादा किया है, लेकिन आप वादा खिलाफी पर मजबूर कर रही हैं। भाई वो एक मोअज़्ज़ज़ घराने के लोग हैं। इतनी जल्दी शादी ब्याह के ना तो इंतजामात हो सकते हैं और ना ही वो राजी होंगे। माना कि आप दोनों एक दूसरे के मजाज से आशना हो चुकी हैं, मगर इसके अलावा भी कुछ बातें समझने वाली होती हैं। फिलहाल बस मुलाकातों पर इक्तफा करते रहें, इससे मोहब्बत की चिंगारी को हवा मिलती रहेगी। नसीहतें छोड़ो और मेरा काम कर दो। अब तो यहाँ से तुम्हारे तकरीबन तमाम ही दुश्मनों का सफाया हो चुका है। तुम्हारी यहाँ क़याम का मसला भी हल हो जाएगा। चुनाचे अब तुम इत्मीनान से मेरे मसले की तरफ तवज्जो दे सकोगे। काश ऐसा ही होता। तकदीर मुझे और मुझसे वाबस्ता लोगों को इत्मीनान का सांस कभी नहीं लेने देती। मुफस्सल गुफ्तगू मुलाकात होने पर होगी। बहरहाल मैं आपके मसले में भी कुछ करूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। मैंने दिमागी तौर पर चोरों के दरमियान हाजिर होकर कहा, मेकअप उतारने का सामान ले आओ। अब मैं अपने असल रूप में रहूंगा। मुझे अपने मुल्क में रहने का हक दिया जा रहा है। एक शख्स उठकर सामान लेने चला गया। दूसरे ने पूछा, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, बस कुछ दूर चहलकदमी करके वापस आ जाऊंगा। नंबर 3 ने कहा, हमने ये मालूम कर लिया है कि हमारे यहाँ जब रात के 10:30 बजते हैं तो दुनिया के किस खित्ते में रात की इब्तदा होती है। कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल किए जा सकती हैं। उसने मेरे सामने दुनिया का नक्शा फैलाकर बताना शुरू किया। ये देखिए, अफ्रीका का मशरकी हिस्सा, पोर्ट एलिज़ाबेथ, मोज़म्बिक, तंजानिया, कीनिया, एथोपिया, लीबिया, मिस्र, इसराइल, लबनान, तुर्की और रूस का वसीतर मगरबी हिस्सा, जिसमें लीनिनग्राड शामिल हैं। हमें इस पूरे खित्ते को कंगालना होगा, मादाम रसवंती और मंजाली यहीं कहीं मौजूद हैं। मैंने जरा देर सोचने के बाद कहा, हमें तंजानिया को अहमियत देनी चाहिए। गुलाम ने दारुल सलाम के मुजाफाती इलाके में बस्ती बसाई थी। जो लोग रसवंती को ले गए हैं उन्होंने अपनी सहूलत का भी ख्याल रखा होगा, और कम से कम फासला तय करने के लिए उन्होंने आसपास का कोई इलाका मुंतखब किया होगा। आप उस खित्ते के मौसम और मनाजिर के बारे में मालूम करें।
मैं रसवंती और मंजाली से उसके बारे में मालूम करता रहा हूँ। वहां का मौसम गर्म है, शाम को ठंडी और खुशगवार हवा चलती है। चुनाचे तुर्की का शुमाली हिस्सा और रूस का बर्फानी इलाका खारिजी समझो। अब तुम दूसरे इलाकों के बारे में मालूमात हासिल करो। मैं मेकअप उतार कर गुसल करना चाहता हूँ। मैं वहां से उठकर चला आया। गुसल वगैरह से फारिग होकर वापस आया तो नंबर 3 ने कहा, खाना ठंडा हो रहा है, उससे फारिग होकर ही कहीं जाइए। मैं उसके साथ खाने की मेज पर बैठ गया। खाने के दौरान मैंने पूछा, मरजाना के बारे में भी कोई इतला मिली? आला बीबी मरजाना की तरफ से गाफिल नहीं होंगी। शायद इस सिलसिले में कोई काबिल जिक्र बात नहीं है, अगर होती तो वो आपको जरूर इतला देती। मैं सामी के मुतल्लिक भी मालूम करना चाहता हूँ। आइंदा ये जरूर पूछना कि सामी से आला बीबी की मुलाकात कहाँ हुई थी और उसने सामी का खून कहाँ और कैसे हासिल किया था। बहुत से सवालात अभी जवाब तलब हैं। खाने के बाद मैं कोठी से बाहर आया तो पोर्च में एक खूबसूरत कार खड़ी देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। 25 नंबर ने कहा, हमारे आदमी आपके आगे पीछे कुछ फासले से मौजूद रहेंगे। आप इत्मीनान से जहां जाना चाहें जा सकती हैं। तुम लोग ये जानते हो कि जरूरत के वक्त मैं टेलीपैथी के जरिए राब्ता कायम कर सकता हूं, तो आगे पीछे मुहाफिजों की क्या जरूरत है? कोई बात हुई तो मैं इतला दे दूंगा। मैं दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा तो नंबर 3 ने मुझे मुस्कुराकर देखते हुए कहा, आप जैसे खूबसूरत और स्मार्ट शख्स को इस वक्त किसी हसीन साथी के बगैर घर से नहीं निकलना चाहिए। मैंने नंबर 3 को मुस्कुराकर देखा। वो आला बीबी के रूप में हुस्न का बेमिसाल नमूना थी। मैंने कहा, तुम्हारी मौजूदगी से ये कमी भी पूरी हो सकती है। आप हुक्म दें तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए ये एक एजाज से कम नहीं होगा, मगर इस वक्त मेरे लिए तुम्हारा यहां रहकर रसवंती और मंजाली के अकामतगाह के बारे में मालूमात हासिल करना ज्यादा अहम है। वह मुस्कुराकर बोली, जो हुक्म, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता कोठी के अहाते से बाहर निकल गया। चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। मौसम बहुत ही खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया और मखसूस रफ्तार से ड्राइव करता हुआ रावी की तरफ बढ़ने लगा। चांदनी में रावी का मंजर बड़ा ही रुमान परवर होता है। इस वक्त अगर सोनिया मेरे साथ होती तो लुत्फ आ जाता, लेकिन दुश्मनों को हमारी रफाकत मंजूर नहीं थी। सोनिया की बात मेरे दिमाग में चुभने लगी। ये हरकतें रसवंती की हैं। वो अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बज़ाहिर दोस्त रहते हुए कब से दुश्मनों की तरह वार कर रही है। मैंने फौरन ही अपने दिमाग से ये ख्याल झटक दिया। रसवंती के सोने तक वक्त गुजारी के लिए तफरी के लिए निकला था। चूंकि उसके सोने के बाद मंजाली से बहुत सी बातें करना थी, उस वक्त तक मैं किसी के बारे में सोचना या ख्याल ख्वानी करना नहीं चाहता था। मैं कंटोनमेंट के पास से गुजर रहा था कि एक शख्स ने बीच रास्ते पर खड़े होकर दूर से गाड़ी रोकने का इशारा किया। चारों तरफ रात की वीरानी और सन्नाटा था। ऐसे में किसी को लिफ्ट देकर मैं किसी नई मुसीबत या परेशानी को दावत नहीं देना चाहता था। उस शख्स के हाथ में एक ब्रीफ केस था। मैंने उसे नजरअंदाज करके गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और उसके करीब से गुजर गया। कुछ ही दूर चला था कि दो हसीन रुकावटें रास्ते में हायल हो गईं। वो सड़क के दोनों तरफ खड़ी हुई थी। उन दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे जिनका रुख मेरी गाड़ी की तरफ था। अंदाज ऐसा ही था कि मैंने गाड़ी नहीं रोकी तो वो फायर कर देंगी। मैंने उनसे जरा दूर गाड़ी रोक दी। वो तेजी से गाड़ी की तरफ लपकी। एक के जिस्म पर शलवार कमीज थी और उसने दुपट्टे से अपना आधा चेहरा डाकुओं की तरह छुपा रखा था। दूसरी पतलून और बनियान पहने हुए थी। उसने स्कार्फ से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। दोनों की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। दोनों के हाथों में बड़े बड़े ब्रीफ केस थे। कार के करीब आकर एक ने पिछले दरवाजे को खोला। दूसरी मेरे पास खड़े होकर रिवॉल्वर दिखाते हुए बोली, खबरदार, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। मैंने कहा, दुनिया का हर फर्मा बरदार मर्द वही करता है जो औरत कहती है। तुम अपने अंदाज और आवाज से औरत नहीं दोशीज़ा मालूम होती हो। वैसे मारने के लिए रिवॉल्वर क्या जरूरी है? चेहरे से नकाब हटा दो, खुद ही मर जाऊंगा। मेरा फ्लैट हेड पेशानी तक झुका हुआ था। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो मुझे देख नहीं सकती थी। दूसरा गाड़ी के अंदर तारी की थी। पीछे बैठने वाली ने मेरी गर्दन से रिवॉल्वर की नाल को लगाकर कहा, हम तुम्हें जलवा भी जरूर दिखाएंगे, मगर मौत का। मेरे पास खड़ी हुई लड़की घूमकर पिछली सीट की तरफ जाने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुमने भी मुझे अपनी मुतरन्नम आवाज सुना ही दी। पीछे वाली ने कहा, आवाज सुनाने से क्या होता है?
तुम कोई फरहाद अली तैमूर तो हो नहीं कि टेलीपैथी से हमारे रिवॉल्वर नाकारा कर दो। मैंने गहरी सांस ली। उस वक्त वो शख्स दौड़ता हुआ आया जिसने पहले मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की थी। उसके हाथ में भी ब्रीफ केस था। उसने अगली सीट का दरवाजा खोला और मेरे बराबर बैठ गया। मैं इतनी देर में पीछे बैठी हुई लड़की के ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुका था कि उन्हें कहाँ जाना है। मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, ठीक है, रावी रोड पर जहां कहोगी पहुंचा दूंगा। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ कांप गया। वो एकदम से चौंक कर बोली, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम रावी रोड जाना चाहती हैं? मैंने कहा, मुझे कैसे मालूम हो सकता है? मैंने तो ये बात इसलिए कही है कि मैं खुद उधर ही जा रहा हूं। चंद लम्हों तक खामोशी रही। मैंने गाड़ी को दूसरी सड़क पर मोड़ते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं लंबे रास्ते से रावी रोड जाऊंगा। इस दौरान तुम दोनों इत्मीनान से लिबास तब्दील कर लो, मैं पीछे नहीं देखूंगा। दूसरी लड़की ने हैरानी से कहा, हाँ, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ये बातें तो मैंने अभी तुमसे कहने के लिए सोची ही थी। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे तुमने मेरे ख्यालात पढ़कर ये बात कही है। मैंने हंसते हुए कहा, ख्यालात पढ़ना तो फरहाद अली तैमूर का काम है। मैं तो खुद तुम्हारी लाइन का आदमी हूं। मैं जानता हूं कि कोई वारदात करने के बाद अपनी शिनाख्त मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने जो कुछ कहा है तजुर्बे और जुराइम की दुनिया के असूलों के मुताबिक कहा है। इसमें हैरान होने की क्या बात है? अच्छा, तो फिर मैं लिबास तब्दील कर रही हूं, तुम पीछे मुड़कर मत देखना। दूसरी लड़की ने कहा, देखेगा तो गोली मार दूंगी, तुम इत्मीनान से अपना काम करो। वो खामोश होकर लिबास तब्दील करने लगी। मैं बारी बारी उन तीनों के दिमागों को टटोलने लगा। वो दोनों लड़कियां सगी बहनें थी और उनके साथ वाला शख्स उनका बाप था। जो लड़की लिबास तब्दील कर रही थी उसका नाम नाजिया था और वो बीए की तालबा थी। दूसरी लड़की का नाम शाजिया था। उसने हाल ही में एमए किया था। वो नाजिया से बड़ी थी। नाजिया लिबास बदलकर उतारे हुए कपड़े तय करने लगी तो मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक अपने रिवॉल्वर के दस्ते से उंगलियों के निशानात साफ किए और रिवॉल्वर उतारे हुए कपड़ों में लपेटकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। शाजिया ने उससे कहा, अब तुम मेरी जगह आकर इसे रिवॉल्वर की जद में ले लो ताकि मैं भी अपना लिबास तब्दील कर लूं। नाजिया ने परेशान होकर इधर उधर देखते हुए कहा, अरे मेरा रिवॉल्वर कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। उसके बाप ने कहा, तुम बहुत ही बेपरवाह और गैर जिम्मेदार लड़की हो, हमेशा ऐसी ही हरकतें करती हो। तुमने अपने कपड़ों के साथ रिवॉल्वर भी बाहर फेंक दिया होगा। शाजिया ने कहा, पापा आप खामोश रहें, नहीं तो इसका मुंह फूल जाएगा। फिर उसने नाजिया से कहा, तो तुम मेरा रिवॉल्वर ले लो। उसी वक्त मैंने शाजिया के दिमाग को हल्का सा झटका देकर उसे आगे झुका दिया। उसके झुकते ही रिवॉल्वर फिसल कर मेरे सामने आ गया। मैंने उसे शाजिया के हाथ से लेकर खिड़की के बाहर उछाल दिया। शाजिया ने चीख कर कहा, पापा मेरा रिवॉल्वर। उसके बाप ने पीछे मुड़कर पूछा, तुम्हारे रिवॉल्वर को क्या हुआ? पापा, वो इस आदमी ने छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दिया है। बूढ़े ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। वो पहले ही निहत्था था। उसके चेहरे से घबराहट जाहिर होने लगी। गाड़ी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, पापा साहब आप दोनों लड़कियों से कहें कि वो पीछे से मेरी गर्दन दबोच लें। स्टीयरिंग पर मेरी गिरफ्त ढीली होगी तो गाड़ी लहराकर किसी दरख्त से टकरा जाएगी। रात के सन्नाटे में जोर का धमाका होगा और हम में से जो जिंदा बचेगा उसे पुलिस अस्पताल पहुंचा देगी। बूढ़े ने आह भरकर कहा, तकदीर हर बार हमें मंजिल के करीब लाकर धोखा दी जाती है। हर बार लबे बाम आकर कुमंद टूट जाती है। टैक्सी की चोरी से डाका जनी तक हर काम खुश असलूबी से होता रहा, मगर जब कामयाब होकर वापस हुए तो टैक्सी ने साथ जोड़ दिया। टैक्सी की चोरी से डाका जनी तक हर काम खुश असलूबी से होता रहा, मगर जब कामयाब होकर वापस हुए तो टैक्सी ने साथ छोड़ दिया और तकदीर ने तुम्हारे रहमो करम पर ला डाला। आज के इंसान की सारी शहजोरी हथियारों की मनहून मिन्नत है। हथियार ना हो तो आदमी केचवा बन जाता है। रिवॉल्वरों की मौजूदगी में आप लोगों के अंदाज ही कुछ और थे। उन्हीं के जोर पर मुझे गाड़ी रोकने पर मजबूर किया था। रिवॉल्वर हाथ से निकलते ही सारी शहजोरी हवा हो गई। नाजिया ने कहा, गाड़ी रोक दो, हम यहीं उतर जाएंगे। मैंने कहा, मॉडल टाउन पीछे रह गया है, हम लंबा चक्कर काट कर वहां जा रहे थे। अगर मैंने तुम्हें यहां उतार दिया तो इस वीराने में कोई तुमसे भी बड़ा राजन मिल सकता है। तुमने तो किसी का माल लूटा है, मुमकिन है वो तुम्हें ही लूट कर ले जाए। मेरी बात सुनकर वो खौफजदा हो गई। तीनों ही चुपचाप अपने अपने ख्यालात में गुम थे। मैंने शाजिया से कहा, अब तुम भी लिबास तब्दील कर लो, मैं वादा करता हूं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा।
शाजिया ने कहा, अब तो हम तुम्हारे रहमो करम पर हैं, तुम हमसे जैसा चाहो सलूक कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे गलत ना समझो, ऐसी हरकतें कमीने लोग करती हैं। मैं किसी की बेबसी से फायदा उठाने का कायल नहीं हूं। मैंने वादा किया है, तुम बेफिक्र होकर लिबास बदलो। मैं तुम्हारे पापा से बातें कर रहा हूं। फिर मैंने उसके बाप से कहा, हाँ तो जनाब, आप लोगों ने किसके घर मातम का एहतमाम किया है और उसके इवज कितना माल हाथ है। चंद लम्हे खामोश होकर वो दिल ही दिल में पेचोताप खाता रहा। फिर झिझकते हुए बोला, हम कोई पेशावर डाकू नहीं है, बहुत मजबूरी की हालत में, बल्कि यूं समझ लें कि इंतकामन ऐसा किया है। किससे इंतकाम लिया है आप लोगों ने? मैंने पूछा। अपने बड़े भाई से। खुदा गवाह है, जो कुछ हम लूट कर ले जा रहे हैं वो सब हमारा अपना माल है। मेरे बड़े भाई ने मेरी दौलत और जायदाद पर कब्जा कर लिया है। हम कानूनी तौर पर उनका कुछ नहीं कर सके। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हमारी पोजीशन बहुत कमजोर है। उनकी इस हरकत से हम पैसे पैसे को मोहताज हो गई हैं। जब हम खुशहाल थे तो मैंने भाई के असरार पर अपनी बेटी शाजिया की मंगनी उनके बेटे जावेद से कर दी थी। शाजिया ने पिछली सीट से कहा, पापा आप उसका जिक्र ना करें। जिस दौलत के गुरूर में उन्होंने मंगनी तोड़ी है उसका एक हिस्सा भी अब मैं उनके पास नहीं रहने दूंगी। पापा ने कहा, नादानी की बातें नहीं करते बेटी, मैं तुम्हें पहले भी समझाता रहा हूं, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। जान देने की धमकी देकर मुझे अपने साथ शरीक होने पर मजबूर कर दिया। अब देख लिया इसका अंजाम। मैंने कहा, किसी दौलतमंद की थोड़ी बहुत रकम लूट लेने से वो कंगाल तो नहीं हो जाएगा। ये तो बड़ी अहमकाना बात है। मैंने भी यही बात इन लड़कियों को समझाने की कोशिश की थी, मगर ये इंतकाम के जोश में अंधी हो रही हैं। इनका कहना है कि कानून अगर हमें अपना हक नहीं दिला सकता तो हम खुद छीन लेंगे। मैंने पूछा, लूटी हुई रकम इन ब्रीफ केसों में है, अंदाजन कितनी होगी? इस बार नाजिया ने जवाब दिया, मेरे ब्रीफ केस में हमारे कपड़े हैं जो हमने वारदात के बाद तब्दील करने के लिए साथ ले लिए थे। बाकी दोनों में 2 लाख रुपए और कुछ जेवरात हैं। मैंने सर घुमाकर नाजिया की तरफ देखा। उसकी आवाज में जितनी दिलकशी थी उसके सरापा में भी उतनी ही जाज़बियत और कशिश थी। मैंने कहा, डाका डालते वक्त तुम लोगों ने अपने चेहरे छुपा लिए थे, लेकिन जहां तुमने डाका डाला है वो लोग तुम्हारे करीबी अजीज हैं। बचपन से जवानी तक तुम्हें देखते रहे हैं। तुम्हारे कद्दो कामत, चाल ढाल और अंदाज़े गुफ्तगू से पोशीदा नहीं होंगे। फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हें पहचान न सके हों? नाजी के बाप ने कहा, ऐसा हो सकता है, उनसे हमारी दुश्मनी भी पोशीदा नहीं है। वो पुलिस को लेकर सीधे हमारे घर पहुंचेंगे, इसीलिए हम उनसे पहले अपने घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन टैक्सी के खराब होने से हमारी सारी प्लानिंग फेल हो गई है। वो अब तक हमारे घर पहुंच चुके होंगे। ये सब तकदीर की करिश्मा साजी है। अब जो कुछ होगा भुगतना ही पड़ेगा। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों पर कोई आंच न आए, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना अच्छी बात नहीं है। आदमी जुर्म ना करे तब भी मुजरिम बन जाता है। आपने तो डाका डाला है। नाजिया ने तुरंत कर कहा, बस रहने दीजिए अपनी तकदीर, सब ऐसी बातें करती हैं। किसी की मजबूरी को कोई नहीं समझता। आपने कभी फरहाद अली तैमूर का नाम सुना है? मैंने अपना नाम सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अपने दोस्तों से यह नाम सुना तो है, तुमने तो सिर्फ नाम सुना है। मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। वो सारी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इतना मशहूर आदमी भी अपनी इब्तदाई जिंदगी में हमारी तरह मजबूर था। हमारी ही तरह उसके चचा ने भी उसकी सारी दौलत और जायदाद हजम कर ली थी और उसे बिल्कुल बेबस कर दिया था। वो कानून की मदद नहीं ले सकता था, तब उसने टेलीपैथी के जरिए अपनी चची को अलाकार बनाकर चचा के घर में डाके डाले और उन्हें कंगाल करके तमाम जायदाद के कागजात अपने नाम करवा लिए। फरहाद अली तैमूर के मुतालिक इतनी सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? मैंने हैरत से पूछा। नाजिया ने जवाब दिया, एक लड़का मंसूर मेरी बहन शाजिया का क्लास फेलो था। वो फरहाद अली तैमूर का रिश्तेदार है। फरहाद की बहन मंसूर की भावज है। उसने हमें फरहाद के बारे में ये सब कुछ बताया है। शाजिया लिबास बदल चुकी थी। उसने नाजिया को डांट कर कहा, तुम जहां बैठती हो फरहाद के कसीदे पढ़ने लगती हो, ये कोई मौका है इस जिक्र का? नाजिया ने कहा, तुम उसके जिक्र से जलती क्यों हो? इसलिए कि ये सारी किस्से कहानियों की बातें हैं, कोई फरहाद वरहाद नहीं है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा न कहें मिस शाजिया, फरहाद एक हकीकत है। मेरे दोस्तों का कहना है कि अगर कोई शख्स उसका नाम दिल में 10 बार उल्टा करके दोहराए तो वो शख्स उसके दिमाग में पहुंच जाता है। शाजिया ने नागवारी से कहा, सब बकवास है। शाजिया को मेरी बात पर यकीन नहीं आया था।
मगर नाजिया ने आंखें बंद करके मेरे नाम की उल्टी गर्दान शुरू कर दी थी। चुनाचे उसने 10वीं बार तैमूर अली फरहाद कहा तो मैंने फिल्मी बादशाह की तरह उसके दिमाग में कहा, फरियादी हमें किस लिए पुकारा है? नाजिया ने चौंक कर आंखें खोल दी। वह हैरत से कभी अपनी बहन को, कभी बाप को और कभी मुझे देखने लगी। कार के अंदर तारीकी थी और हैट मेरे चेहरे पर झुका हुआ था। वो मुझे देख नहीं सकती थी। मैंने सोच के जरिए कहा, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? अंधेरे में तुम्हें क्या नजर आएगा? मुझे बताओ तुमने मुझे क्यों पुकारा है? वो आवाज से बोली, फरहाद साहब क्या सचमुच आप मेरे दिमाग में बोल रहे हैं? शाजिया ने उसे झिंझोड़ कर पूछा, तुम क्या बुड़बुड़ा रही हो? नाजिया ने उसका हाथ झटक कर कहा, बाजी चुप रहो, नहीं तो फरहाद साहब चले जाएंगे। हाँ फरहाद साहब बताएं ना, क्या आप मेरे ही पास हैं? जो मुझे इस तरह पुकारते मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ। मैंने तुम्हारे दिमाग के जरिए मालूम किया है कि तुम एक कार में सफर कर रही हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन और वालिद है और कोई अजनबी शख्स कार ड्राइव कर रहा है। तुम्हारे पास 2 लाख रुपए और कुछ जेवरात हैं। वो खुशी से उछलकर बोली, आप तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या करोगी मिलकर? इस वक्त मैं गहरी नींद में था। तुमने 10 बार मेरे नाम की उल्टी गर्दान करके मेरी खोपड़ी उलट दी और मैं बेदार होकर तुम्हारे पास पहुंच गया। आप मेरे ख्यालों में आए हैं तो निगाहों में भी आ जाइए। देखिए मैं आपको देखने के लिए किस कदर बेचैन हूं। मेरे दिमाग में रहकर आप अपने लिए मेरे दिल की तड़प और बेचैनी का बखूबी अंदाजा कर सकती हैं। आपके लिए जानना मुश्किल नहीं है कि मैं कब से अपने मन मंदिर में आपकी मूरत सजाए उसकी पूजा कर रही हूं। दिमाग में रहकर किसी के हुस्न का तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है। आईने में अपनी शक्ल देखोगी तो मैं तुम्हारे ज़हन से तुम्हारी तस्वीर देख लूंगा। फिर अगर तुम्हारे जमाल की कशिश मुझे अपनी तरफ खींचेगी तो मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। उसने बड़े इस्तराब से पूछा, अगर मैं अभी आईना देखूं तो आप अभी मेरे पास पहुंच जाएंगे? हाँ जरूर, बशर्ते कि तुम्हारा जमाल ऐसा ही पुरकशिश हुआ। उसने शाजिया से पूछा, बाजी तुम्हारे पास आईना है? शाजिया ने नागवारी से कहा, क्या मैं रास्ते में सिंगार करती हूँ जो आईना होगा मेरे पास? तुम्हें इस वक्त आईने की क्या जरूरत पड़ गई? बाजी फरहाद साहब कह रही हैं, मैं जैसे ही आईना देखूंगी वो यहां पहुंच जाएंगे। उसके वालिद ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसा कैसे हो सकता है? फरहाद कोई जादूगर है क्या? वो तो सिर्फ टेलीपैथी जानता है। वो अचानक यहाँ कैसे पहुंच जाएगा? देखिए पापा, फरहाद साहब कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे यकीन है वो जरूर आ जाएंगे। आप आईना तो दे दें मुझे। क्या मैं बुढ़ापे में अपने साथ आईना लिए फिरता हूँ? मैंने नाजिया के दिमाग में कहा, अरे पगली, अकल इस्तेमाल करो। आईना तुम्हारे करीब ही मौजूद है जिसे बौखलाहट में तुम भूली हुई हो। देखो वो सामने अकबनुमा आईना लगा हुआ है। अगली सीट पर आकर करीब से देखोगी तो मैं भी उस आईने में नजर आ जाऊंगा। वो खुश होकर अपने पापा से बोली, पापा आप मेरी जगह आ जाएं, मैं आगे बैठूंगी। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, हे मिस्टर गाड़ी रोको। उसके बाप ने कहा, बेटी ये क्या हरकत है? तुम यहाँ क्यों आना चाहती हो आखिर? शाजी ने कहा, पापा ये पागल हो गई है, आप इधर आ जाएं। ये आईना देखने के लिए वहां जा रही है। हम देखेंगे फरहाद इसके पास कैसे आ जाएगा। मैंने गाड़ी रोक दी। नाजिया ने जल्दी से नीचे उतरकर अपने पापा की तरफ का दरवाजा खोल दिया। उनके बाहर निकलते ही वो जल्दी से उनकी जगह बैठ गई। दोनों के बैठते ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नाजिया ने आईने में देखते हुए कहा, ए मिस्टर रोशनी करो, मैं आईना देखूंगी। मैंने हाथ बढ़ाकर छत का नन्हा सा बल्ब ऑन कर दिया। वो आईना देखने लगी। मैंने उसके दिमाग में कहा, आईना अपने दाएं जानिब जरा सा नीचे झुका कर देखो। उसने फौरन मेरी हदायत पर अमल किया। मैंने एक हाथ से हैट उतारकर गोद में रख लिया। अब मैं उस आईने में नजर आ रहा था। वो आईने में नजरें जमाए गुमसुम से मुझे तकती रह गई। वो सोच रही थी, ये तो वही हैं, फरहाद साहब हैं, बिल्कुल वही। मंसूर ने जो तस्वीर दिखाई थी हूबहू वैसे ही हैं, मगर ये यहाँ कैसे आ गए? वो चलकर मेरी तरफ घूमी और मुझे हैरानी से देखने लगी, यूं जैसे वक्त साकित हो गया हो और कायनात के सारे नज़ारे मुझ में समा गए हों। मैं उसके दिमाग की कैफियत समझ रहा था। उसकी बेताब धड़कनों को अपने सीने में महसूस कर रहा था। वो अजीब गुमगू की कैफियत से दो चार थी। दिल कहता था मेरे वजूद को तस्लीम कर ले, तो दिमाग उसे शराब कहकर रद्द कर देता था। दिमाग तस्लीम करता था तो दिल मुनकिर हो जाता था। उसे अपने ख्वाबों की इस ताबीर पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने मुझे छूकर महसूस करने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। जरा झिझकी, रुकी, शर्मा कर सिमटी, सहमी, फिर हिम्मत करके आहिस्ता से मेरा हाथ छू लिया। वह आहिस्ता आहिस्ता टटोल टटोल कर यकीन करने लगी।
मैंने मुस्कुराते हुए सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसने दोनों हाथों से मेरा बाजू थाम लिया, यूं जैसे उसे डर हो कि जरा भी गिरफ्त कमजोर हुई तो उसके ख्वाब टूटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। नाजिया को यूं गुमसुम बैठा देखकर उसके बाप ने मेरे चेहरे पर निगाह डाली तो चौंक कर बेसाख्ता कहा, अरे ये तो वाकई फरहाद साहब हैं। फिर वो तेजी से मेरी तरफ झुककर मुझे बगौर देखते हुए बोला, हैरत है, यकीन नहीं आता, अब तो सचमुच फरहाद साहब ही हैं। उनकी बात सुनकर शाजिया भी मुझे देखने लगी। मैंने गाड़ी एक जगह रोक दी और उनकी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, मैं फरहाद अली तैमूरी हूँ। आप लोग मुझे अच्छी तरह देख रहे हैं। मिस शाजिया, क्या मैं आपको कोई अफसानवी किरदार नजर आ रहा हूँ? वो अब तक हैरानी से आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। उसने कहा, आप तो वाकई बिल्कुल वही हैं जिसकी तस्वीर मंसूर ने मुझे दिखाई थी। मैंने आपके वजूद से तो कभी इनकार नहीं किया। वजूद ना होता तो मंसूर के पास तस्वीर कहाँ से आती? लेकिन मुझे ये यकीन नहीं आता कि कोई शख्स टेलीपैथी के जरिए ऐसे हैरत अंगेज कारनामे अंजाम दे सकता है। मैंने मुस्कुराकर नाजिया को देखा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, क्या ये मेरा कमाल नहीं है कि तुम दोनों बहनों के रिवॉल्वर मैं टेलीपैथी के जरिए कार से बाहर पहुंचा चुका हूं। आगे एएन स्टूडियो के पास तुम्हारा छोटा भाई तुम लोगों का इंतजार कर रहे। तुम लोगों का मंसूबा यही था ना कि 1 बजे शब तुम दोनों बहनें उस स्टूडियो के पास लूट का माल लेकर उतर जाओगी। वहां तुम्हारा भाई मौजूद होगा। तुम तीनों बहन भाई सारा माल अपनी खाला के यहाँ ले जाकर छुपा दोगे। तुम्हारे पापा टैक्सी कहीं दूर वीराने में छोड़कर घर चले जाएंगे। शाजिया ने हैरानी से कहा, कमाल है, आप तो लोगों का कच्चा चट्टा यूं जान जाती हैं जैसे ये सब कुछ आपके सामने हुआ हो। मैंने गाड़ी एन स्टूडियो के करीब रोक दी। कुछ दूर एक 15-16 साल लड़का खड़ा हुआ था। नाजी के बाप ने गाड़ी से उतरकर लड़के को सलमान कहकर पुकारा। वो दौड़ता हुआ हमारे करीब आकर बोला, पापा बड़ा गजब हो गया, चाचा जान पुलिस के साथ हमारे मकान के सामने बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके पहुंचने से पहले ही निकल आया था। वो मुझे नहीं देख सके, मैंने दूर से उन्हें देखा है। मैंने बड़े मियाँ से कहा, आप अपने साहिबजादे को घर भेज दें, वो लोग आपके बारे में मालूम करें तो ये उन्हें बताए कि आप दोनों लड़कियों के साथ अपने किसी दोस्त के बेटे की कार में सैर करने गए हैं। बड़े मियाँ ने लड़के को मेरी हदायत के मुताबिक समझाकर घर की तरफ रवाना कर दिया। नाजिया हनूज बुत बनी बैठी मुझे तक रही थी। शाजिया ने पूछा, अब आप क्या करेंगे? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारे चचा के दिमाग तक रसाई हासिल करने के बाद ही फैसला कर सकूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सलमान अपने घर के करीब पहुंचा तो मैंने उसके ज़हन से माहौल का जायजा लिया। उनके घर के सामने कार खड़ी थी जो यकीनन उनके चचा की थी। करीब ही 2 चारपाइयां बिछी थी। एक पर पुलिस इंस्पेक्टर और सलमान का चचा बैठा था, दूसरी पर 4 सिपाही बैठे उस रास्ते को तक रहे थे जिधर से सलमान घर की तरफ जा रहा था। वो करीब पहुंचा तो उसके चचा ने लपक कर उसका बाजू थाम लिया और उसे झिंझोड़ते हुए पूछा, ये लड़के, तेरा बाप और बहनें कहाँ गई हैं? सलमान ने मेरी हदायत के मुताबिक जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने गरज कर सिपाहियों से कहा, इस छोकरे को हिरासत में रखो। मुझे तो इसका बाप कोई दलाल मालूम होता है, घर में ताला डालकर जवान बेटियों के साथ आधी रात को बाहर घूम रहा है। सलमान ने गुस्से से इंस्पेक्टर को देखते हुए अपने चचा से कहा, चाचा जान, ये गाली सिर्फ मेरे बाप को नहीं आपको भी दी गई है, इसलिए कि आप मेरे बाप के सगे भाई हैं। चचा ने डांट कर कहा, बकवास मत करो, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। चचा के बेटे जावेद ने कहा, अब्बा ये ठीक है कि डकैती के सिलसिले में आपको अपने भाई पर शुबा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके लिए नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। मैं इंस्पेक्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी जुबान को काबू में रखें। इंस्पेक्टर ने कहा, मियाँ साहिबजादे, चोरों और बदमाशों से किस तरह बात करना चाहिए ये हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। अगर तुम्हें उनका इतना ही ख्याल है तो हमारे पास क्यों आए थे? हम जा रहे हैं, तुम खुद अपने चचा से हिसाब किताब करते रहना। वो गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। जावेद के बाप चौधरी रहमत अली ने उसका हाथ थाम कर कहा, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप तो बच्चे की बात पर सचमुच नाराज हो गए। फिर वो बेटे को डांटने लगा। मैं उसके दिमाग तक पहुंच चुका था। उसने इंस्पेक्टर से कहा, आप लोग बैठे, मैं आगे जाकर देखता हूं, शायद वो लोग नजर आ जाएं। वो उठकर अपनी कार में जा बैठा। चौधरी रहमत अली हल्की रफ्तार से कार चलाता इसी तरफ आ रहा था जहां हम लोग मौजूद थे। मैंने नाजी के बाप बरकत अली से कहा, आपके भाई चौधरी रहमत अली इधर आ रहे हैं, वो यहाँ आकर आपसे ब्रीफकेस मांगेंगे। आप नकदी और जेवरात वाले ब्रीफकेस उनके हवाले कर दीजिएगा। अभी मुझसे बहस न करें,
मैं बाद में आप लोगों को इसका मकसद समझा दूंगा। ये कहकर मैं फिर चौधरी रहमत अली के दिमाग में पहुंच गया। वह सड़क के किनारे आकर रुक गया था और सोच रहा था, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने उसकी सोच में कहा, ओ मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, शायद माल हाथ से निकल जाने के गम में पागल हो गया हूँ। मैं तो यहाँ बरकत अली और उसकी लड़कियों को देखने आया था, कुछ और आगे जाकर देखना चाहिए। उसने कार का रुख उधर मोड़ दिया जिधर हमारी कार खड़ी हुई थी। वो जैसे ही हमारी कार के करीब आया, मैंने उसे काबू में करके कार रोकने पर मजबूर कर दिया। वो इंजन बंद करके चाबी हाथ में लिए बाहर निकला और कार की डिग्गी खोलकर बरकत अली के पास आकर बोला, वो दोनों ब्रीफकेस जिनमें रुपया जेवरात है मुझे दे दो। शाजिया, नाजिया और उनके पापा हैरानी से चौधरी रहमत अली को देख रहे थे, जो मेरे लबो लहजे में बोल रहा था। मैं स्टीयरिंग सीट पर एक मुजस्मे की तरह साकित बैठा था, मेरी आंखें बंद थी। मैंने रहमत अली की जुबान से कहा, देर मत करो, वक्त बहुत कम है, फौरन ब्रीफकेस मेरे हवाले कर दो। इस वक्त मैं फरहाद अली तैमूर इसके दिमाग पर काबिज हूं। उन्होंने ब्रीफकेस उसके हवाले कर दिया। उसने उन्हें ले जाकर कार की डिग्गी में रख दिया और डिग्गी को लॉक करके दोबारा स्टीयरिंग सीट पर आ बैठा। कुछ दूर जाने के बाद मैंने उसके दिमाग को आजाद किया तो उसने बौखलाकर कार रोक दी और हैरत से अतराफ का जायजा लेते हुए सोचने लगा, मुझे क्या हो गया। ख्यालात में इस कदर गर्क हो गया कि इर्द गिर्द का होश तक न रहा। यही हाल रहा तो कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठूं। मुझे वापस जाकर वहीं उन लोगों का इंतजार करना चाहिए। उसने कार का रुख मोड़ा और वापस बरकत अली के घर की तरफ चल दिया। मैंने भी अब कार स्टार्ट करके बरकत अली से कहा, अब हम घर जा रहे हैं, आप पुलिस को यही बयान देंगे कि चंद घंटे मुख्तलिफ मुकामात पर घूम फिर कर वापस आए हैं। डकैती की बात हो तो अपना रवैया सख्त कर लीजिए। शाजिया ने कहा, फराज साहिब, आपकी वजह से हमने इतनी मुश्किल से हासिल किया हुआ माल वापस कर दिया। अगर हमारे पापा भी कहते तो हम कभी ऐसा न करते, लेकिन अब क्या होगा, आपने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। नाजिया ने जल्दी से कहा, बाजी ऐसा न कहो, फराज साहिब कोई कदम बेमकसद नहीं उठाते। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मेरी वजह से तुम लोगों को नुकसान पहुंचेगा। उसने बड़े एतमाद से कहा, हरगिज नहीं, मुझे पूरी तरह यकीन है आप कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस तो देखती जाओ, जिस तरह मैंने अपनी जमीन जायदाद वगैरह अपने चाचा से हासिल की थी, उसी तरह कानूनी तौर पर तुम लोगों को तुम्हारा हक मिलेगा। नाजिया जुबान से कुछ न कह सकी। फर्ते अकीदत से उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। हम घर पहुंचे तो पुलिस इंस्पेक्टर चौधरी रहमत अली और जावेद वगैरह मेरी शानदार चमचमाती कार देखकर अपनी जगह से खड़े हो गए। इंस्पेक्टर मेरी कीमती गाड़ी से इस कदर मुतासिर था कि बरकत अली को कार से उतरता देखकर भी कोई सवाल करने की हिम्मत न कर सका। बरकत अली ने अपने भाई को देखकर कदरे ताज्जुब से पूछा, भाईजान, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारे भाई ने हमें इत्तला दी है कि तुमने अपनी बेटियों के साथ इनके घर में डाका डाला है। बरकत अली ने अपने भाई को देखकर नागवारी से कहा, भाईजान, बड़े शर्म की बात है कि आप मेरे घर पुलिस लेकर आए हैं। अगर आपको मुझ पर शुबा था तो मेरे पास आकर खुद भी इसकी तस्दीक कर देते थे, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। चौधरी रहमत अली ने कहा, मैं तस्दीक करके क्या करता, जबकि तुम चेहरे से ही चोर बदमाश नजर आते हो। भाईजान, हम दोनों के चेहरों में फर्क हो सकता है, मगर खून तो एक ही है। अगर मैं बदमाश हूं तो आप शरीफ कैसे हो सकती हैं। मैं कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। इंस्पेक्टर ने मुझे सर से पांव तक देखकर पूछा, आपकी तारीफ। बरकत अली ने मेरी हदायत के मुताबिक जवाब दिया कि मैं इनके एक दोस्त का लड़का हूं। चौधरी रहमत अली और जावेद मुझे गौर से देख रहे थे। मेरा ख्याल था कि वो मुझे फरहाद की हैसियत से पहचान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उनके लिए बिल्कुल अजनबी था। चौधरी रहमत अली ने कहा, यह तुम्हारे कौन से दोस्त का लड़का है, मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। मैंने कहा, जनाब, आपको मुझसे क्या लेना है, आप तो ये बताएं कि क्या आप इनके घर की तलाशी लेने आए हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, यहां तो हम बहुत देर से बैठे हैं, घर में कुछ नहीं होगा। दरवाजे पर लगा हुआ ताला हमें नजर आ रहा है। जो कुछ होगा इसी कार में होगा जिसमें तुम लोग आए हो। मैंने अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर बिस्मिल्लाह, आप इसकी तलाशी ले लें। कार के चारों दरवाजे खुले और मैं डिग्गी भी खोल देता हूं। मैंने डिग्गी का ताला खोलकर उन्हें तलाशी लेने का इशारा किया। चारों सिपाहियों और इंस्पेक्टर ने कार की अच्छी तरह तलाशी ली और कुछ ना पाकर मायूसी से अलग हट गए। चौधरी रहमत अली ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता चुका हूं, ये बहुत चालाक लोग हैं। आप इनके घर की तलाशी लें। हो सकता है इन्होंने किसी तरह माल घर में पहुंचा दिया हो और बाहर से ताला लगाकर घूमने फिरने चले गए हों। मैंने बरकत अली की जुबान से कहा, भाईजान,
मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप मेरे भाई नहीं दुश्मन हैं। मैं अपने घर में किसी को नहीं जाने दूंगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्यों नहीं जाने दोगे? बरकत अली ने कहा, इसलिए कि इस बहाने चोरी का माल मेरे घर में पहुंचाकर मुझे फंसाया जा सकता है। इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मेरे होते हुए ये तुम्हारे खिलाफ ऐसी हरकत कैसे कर सकती हैं? आप मेरे इस भाई को मुझसे ज्यादा नहीं जानते। जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा सकता है वो आप लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अपनी धमकी को अमली जामा भी पहना सकता है। कैसी धमकी? इन्होंने तुम्हें क्या धमकी दी है? यही कि मेरे घर से चोरी का माल बरामद करा के ये मुझे जेल में सड़वा देंगे, मेरे और मेरे बच्चों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने देंगे। जावेद ने कहा, चचा जान, आप दोनों भाई आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। आपके पास क्या सबूत है कि अब्बा आपके खिलाफ कोई ऐसी हरकत करना चाहते हैं? बरकत अली ने कहा, बेटे तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। मैं कह चुका हूं कि किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। अलबत्ता इस शर्त पर तलाशी दे सकता हूं कि जिस तरह इस कार की तलाशी ली गई है उसी तरह तुम बाप बेटे भी अपनी गाड़ी की तलाशी देकर हमें यकीन दिला दो कि तुम लोग हमें फांसने के लिए अपने घर का माल इस गाड़ी में छुपा कर नहीं लाए हो। मैंने बरकत अली के दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो बौखलाकर इधर उधर देखने लगा। मैंने उनकी सोच में कहा, ओ शायद फरहाद की टेलीपैथी ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वो मुझे सवालिया नजरों से देखने लगा। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर से कहा, जनाब, जब आपने हमारी गाड़ी की तलाशी ली है तो हमारी तसल्ली के लिए इनकी गाड़ी की भी तलाशी ले लें। अपने इत्मीनान के बाद हम आपको घर की तलाशी लेने की इजाजत देंगे। हमारे असरार पर इंस्पेक्टर ने रहमत अली की कार की तलाशी लेना शुरू की। उसने कार की डिग्गी खुलवाई तो वहां दोनों ब्रीफकेस मौजूद थे। इंस्पेक्टर ने ब्रीफकेस बाहर निकालकर खोले तो सबकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। चौधरी रहमत अली और जावेद भी हैरान और परेशान उस माल को देख रहे थे जिसकी डकैती की इतला उन्होंने पुलिस को दी थी। रहमत अली ने बौखलाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये ब्रीफकेस हमने यहां नहीं रखे। ये तो वही हैं जो ये लोग हमसे छीन कर ले गए थे। इंस्पेक्टर ने कहा, अब आप बकवास बंद करें। आपने अपने भाई पर डकैती का इल्जाम लगाया था जबकि ब्रीफकेस आपकी कार की डिग्गी से बरामद हुए। आपका क्या ख्याल है कि हम यह हकीकत भूल कर आपके झूठ को तस्लीम कर लेंगे? मोहल्ले के लोग जो देर से ये तमाशा देख रहे थे रहमत अली पर लान तान करने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर रहमत अली, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आपने गलत बयानी से काम लेकर हमारा बहुत वक्त बर्बाद किया है। रहमत अली ने बड़ी कस्में खाई। जावेद ने अपने बाप की बेगुनाही का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनकी कोई बात न चल सकी। इंस्पेक्टर ने कहा, अब तो थाने पहुंचकर ही आपसे बात होगी। वह सिपाहियों के साथ रहमत अली को उन्हीं की गाड़ी में बिठाकर ले गया। उनके जाने के बाद बरकत अली ने अपने मकान का ताला खोला और मुझे साथ लेकर घर में दाखिल हो गया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। 2:20 हो चुके थे। मोहल्ले वाले भी आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों की तरफ चले गए। मैंने मौका पाकर मंजाली के दिमाग में झांका। वो अभी तक जाग रही थी। मुझे अपने दिमाग में महसूस करते ही वो सोचने लगी, काफी रात हो गई है मगर मुझे अभी तक नींद नहीं आई। मादाम से कहूं कि वो टेलीपैथी के जरिए मुझे सुला दें। पता नहीं वो इस वक्त अपने कमरे में क्या कर रही हैं। मंजाली ने बड़ी चालाकी से मुझे समझा दिया कि अभी उसके पास रहने का मौका नहीं है, इसलिए मैं फिर नाजिया के मकान में वापस आ गया। वो मेरे सामने खड़ी मुझे देख रही थी। शाजिया दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने बरकत अली से कहा, आप अपने हालात मुझे बताएं और अपने भाई के बारे में भी बताएं, नीज ये कि उन्होंने कब और किस तरह आपका हक गस्ब किया है, आपके हिस्से की जायदाद के कागजात कहाँ हैं, आपका कितना रुपया उनके कब्जे में है। ये तमाम बातें जानने के बाद मैं आपकी मदद कर सकूंगा। बरकत अली ने मुझे एक एक बात बता दी। इस दौरान शाजिया दूसरे कमरे में चली गई थी मगर नाजिया वहीं बैठी टिकटिकी लगाए मुझे तकती रही। मैं उसके जज्बात और एहसासात को अच्छी तरह समझ रहा था लेकिन उसकी हौसला अफजाई करके अपने लिए मजीद परेशानियां खरीदना नहीं चाहता था। चुनाचे मैंने बरकत अली से कहा, अच्छा जनाब, मैं आपके बारे में सोचूंगा, आप मुझे इजाजत दीजिए। मेरी कार बाहर खड़ी है। अगर तमाम रात यहाँ खड़ी रही तो मोहल्ले वाले आप लोगों के बारे में चहमगोइयां करेंगे। बरकत अली ने पूछा, इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? मैं ये रात रावी के किनारे गुजारना चाहता हूँ। नाजिया ने कहा, क्यों? आप रात भर घर से बाहर क्यों रहना चाहते हैं? मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, इस दुनिया में मेरे पास सभी कुछ है, दोस्त, गमगुसार, रिश्तेदार, मोहब्बत करने वाले, लेकिन मेरा कोई घर नहीं है।
बरकत अली ने कहा, चाहो तो इसे अपना घर समझकर तुम यहाँ रह सकते हो, मुझे रहने में कोई एतराज नहीं है, मगर मोहल्ले वाले आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। इस कीमती कार के साथ आपके मकान में रहने वाले को कोई फरिश्ता नहीं कहेगा। उन्होंने कायल होकर कहा, तुम ठीक कहते हो। नाजिया ने आगे बढ़कर कहा, ठीक हो या गलत मैं आपको जाने नहीं दूंगी। हमारी खुशनसीबी आपको हमारे यहाँ ले आई है, तो हम आपको अब जाने नहीं देंगे। जो लोग आपसे वाकिफ हैं वो एक देवता की तरह आपकी परस्तिश करती हैं, आपकी एक झलक देखने के लिए तरसती हैं। फिर हम आपको पाकर कैसे गंवा दें? आप चले गए तो हमारे ख्वाबों के शीश महल चिकनाचूर हो जाएंगे। इस घर के दरो दीवार से मातम की सताएं उभरने लगेंगी। मैंने कहा, तुम्हारी एक एक बात से जाहिर हो रहा है कि इस घर के लोग मुझे किस कदर चाहती हैं, यहाँ मेरी किस कदर इज्जत की जाती है। जो लोग मुझे इतना चाहते हैं मैं उनके दामन पर बदनामी का दाग नहीं देख सकता। यहाँ रहकर इस मोहल्ले के लोगों को तुम लोगों की तरफ उंगलियां उठाने का मौका नहीं दे सकता। नाजिया ने कहा, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप हमारे हकूक दिलाने के सिलसिले में क्या करेंगे। मैंने वादा किया है तो जरूर कुछ करूंगा। पहले ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हारे चचा के खुफिया और अहम मामलात के बारे में मालूमात हासिल करूंगा। ये मालूम करूंगा कि वो अहम दस्तावेजात कहाँ रखते हैं। ये एक लंबा चक्कर है, इसमें कुछ वक्त लगेगा। मैं वादा करता हूं कि जब तक तुम लोगों के हकूक नहीं मिल जाएंगे मैं तुम लोगों से दूर नहीं जाऊंगा। नाजिया दोनों हाथ फैलाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। नहीं, मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। मैंने सुना है कि आप एक बार जिस राह से गुजर जाते हैं उस पर दोबारा वापस नहीं आते। पीछे रह जाने वाले तमाम रिश्ते और मोहब्बतें एक ख्वाब गरां की तरह आपके ज़हन से मिट जाती हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जब तुम इतना जानती हो तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि मैं अपने दौर का हातमताई हूँ। 7 सवाल पूरे करने निकला हूँ और दरमियान में पैदा होने वाले नए नए सवालात हल करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। किसी का सवाल अधूरा छोड़कर कभी नहीं जाता। तुम्हारे मसाइल हल करके मैं अपने सफर पर रवाना हो जाऊंगा। याद रखो नाजिया, मैं वक्त का वो तेज धारा हूं जिसके आगे कभी कोई बंद नहीं बांध सका। अगर मुझे रोकने की कोशिश की जाए तो मैं बहने के लिए चोर रास्ते तलाश कर लेता हूं। नाजिया ने अपने फैले हुए हाथ यूं नीचे गिरा दिए जैसे अपनी शिकस्त तस्लीम करके हथियार डाल रही हो। उसकी आंखों में जज्बात का सागर उमड़ आया था। दिले नाकाम हसरतों का मदफन बन गया था। चश्मे गजाला खामोश सवाली बनी मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मैंने उसके पास पहुंचकर जेब से रुमाल निकाला और उसकी चश्मे पुरनम पर थरथराते शबनम के मोती अपने रुमाल पर समेटते हुए कहा, नाजिया, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की बेहतरी के लिए, तुम लोगों को जमाने की नजरों में रुस्वा होने से महफूज रखने के लिए इस वक्त मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। इन आंसुओं को संभाल कर रखो। ये कीमती मोती इस तरह मिट्टी में मत रोलो कि देखने वाले मशकूक हो जाएं। उसने उदासी से कहा, आपके रुकने से हमारी रुसवाई का खौफ ना रहे तो क्या आप रुक जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा हो सके तो मैं जरूर रुक जाऊंगा। मैंने जवाब दिया, बस तो फिर आप यहाँ रहें। हाँ, अगर ऐसा हो सके तो मैं जरूर रुक जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। बस तो फिर आप यहाँ रहें। मैं और बाजी पड़ोस में मासी बिस्मिल्लाह के यहाँ रात गुजार लेंगे। शाजिया ने भी अपनी बहन की हमायत की। फरहाद साहिब, हमें आपकी खिदमत करने और आपके साथ कुछ वक्त गुजारने का शरफ हासिल हुआ है, तो हम इससे महरूम नहीं होना चाहते। हम दोनों बहनें मासी बिस्मिल्लाह के यहाँ जाकर सो जाएंगी, आप यहाँ आराम करें। मैंने महसूस किया कि नाजिया मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन शाजिया की वजह से हिचकिचा रही है। चुनाचे मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर पूछा, क्या बात है, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? उसने अपनी बहन के साथ बाहर जाते हुए कहा, हाँ, सिर्फ इतनी सी गुजारिश करना चाहती हूँ कि फुर्सत मिले तो कुछ देर के लिए मेरे दिमाग में जरूर आइए, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं अभी ख्याल ख्वानी में मसरूफ हो जाऊंगा। पता नहीं ये मसरूफियत कितनी तवील होगी, शायद मैं सुबह तक सो भी ना सकूं। बहरहाल मैं वादा करता हूं कि फुर्सत मिली तो तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। बरकत अली ने कहा, अगर कुछ देर जागने का इरादा हो तो चाय बनवा लूं। नाजिया बाप की बात सुनकर रुक गई। उसे तो मेरे पास रहने का बहाना चाहिए था। जल्दी से बोली, पापा ठीक कह रहे हैं, सुबह तक जागने के लिए आपको चाय जरूर पी लेना चाहिए। बरकत अली ने चौंक कर पूछा, नाजिया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये सुबह तक जागते रहेंगे? ये बेचारे तो अभी सोने के लिए जा रहे थे। नाजिया को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जो बात मैंने उसे टेलीपैथी के जरिए बताई थी उसका इजहार उसे यूं नहीं करना चाहिए था। वो संभल कर बोली, पापा, आपको याद नहीं, मंसूर ने एक बार कहा था कि फरहाद साहिब
अक्सर रात रात भर ख्याल ख्वानी करते रहती हैं। इन्हें सोने का मौका बहुत कम मिलता है। मैंने कहा मैं चाय नहीं पीऊंगा, अलबत्ता कमरे में बंद होकर ख्याल ख्वानी में मसरूफ रहूंगा। मेरी दरख्वास्त है कि उस वक्त तक कोई कमरे के दरवाजे पर दस्तक भी ना दे जब तक मैं खुद मुखातिब ना करूं। जी बेहतर है, बरकत अली ने कहा और सब लोग कमरे से बाहर निकल गए। मैंने कमरा बंद करके पलंग पर लेटते ही मंजाली से राब्ता कायम किया। वो गहरी नींद में थी। जैसे ही मैं दिमाग में पहुंचा वो चौंक कर बेदार हो गई। रसवंती ने टेलीपैथी के जरिए उसे सुला दिया था। वो बिस्तर पर चारों शाने चित लेटी हुई खाली खाली नजरों से छत को तकते हुए सोच रही थी। उसके दिमाग में कौन है, रसवंती या फरहाद? मैंने कहा मैं हूं फरहाद। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने रसवंती को आवाज दी, मादाम मैं फरहाद साहब को अपने दिमाग में महसूस कर रही हूं। प्लीज आप उनसे कहें कि मेरे दिमाग से चले जाएं। चंद लम्हे खामोश रहकर रसवंती के जवाब का इंतजार करने के बाद उसने फिर उसे मुखातिब किया, मादाम क्या मैं समझ लूं, क्या आप मेरे दिमाग में नहीं हैं? फरहाद साहब अकेले हैं? अगर ऐसा है तो मैं फरहाद साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो मेरे दिमाग से चले जाएं और मादाम की मर्जी के बगैर मेरे पास ना आया करें। मैंने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसके जहन में सोच पैदा की, हाँ अब मेरा दिमाग हल्का हो गया है। फरहाद साहब चले गए हैं, लेकिन आखिर वो मेरे पास क्यों आए थे? उन्होंने मेरी नींद क्यों खराब की? उसी वक्त रसवंती की सोच सुनाई दी। वो कह रही थी, मंजाली फिक्र न करो, मैं चुपचाप तुम्हारी निगरानी कर रही हूं। अभी फरहाद के पास जाकर उन्हें समझा देती हूं कि वो तुम्हारे पास आकर मेरे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश ना करें। मंजाली ने कहा, मादाम अभी मैं आपको आवाजें देती रही, आपने जवाब क्यों नहीं दिया था? इसलिए कि मैं चुप रहकर ये देखना चाहती थी कि फरहाद तुमसे क्या कहती हैं। बेशक तुम मेरी वफादार हो, तुमने फरहाद को महसूस करते ही एहतजाज करना शुरू कर दिया था। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं जा रही हूं। मैं उससे पहले ही मंजाली के दिमाग से वापस आ गया। रसवंती की सोच अपने दिमाग में महसूस करके मैंने सांस रोक ली। उसकी सोच की लहरें वापस चली गईं तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता सांस ली। लहरें दोबारा वापस आईं तो मैंने कहा, कहो कैसे आई हो? उसने कहा, अनजान ना बनो, अभी तुम मंजाली के दिमाग में गए थे। तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल रहती हूँ और तुम्हें अपनी कनीज के दिमाग में पहुंचने का मौका दे दूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें समझा रही हूं कि मंजाली और मुंबासी के दिमाग में अपनी जगह बनाने की कोशिश न करो। मैं उनकी सख्त निगरानी कर रही हूं। रसवंती अगर मंजाली तुम्हारी राजदार है तो सोनिया मेरी राजदार है। अगर तुम वादा करो कि आइंदा सोनिया के दिमाग में कभी नहीं जाओगी, कभी उसके दिमाग से मेरे मुतालिक मालूमात हासिल नहीं करोगी, तो मैं भी मंजाली और मुंबासी के दिमाग में नहीं आऊंगा। मैं ऐसी कोई शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम शौक से मंजाली के पास आओ, मगर जब भी आओगे मुझे वहां मौजूद पाओगे। वैसे इस वक्त पाकिस्तान में क्या वक्त हुआ है? मैंने कहा 3:15 हो चुकी हैं और अब मुझे नींद आ रही है। मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ। हाँ जरूर सो जाओ, आजकल तुम्हें कोई फुर्सत तो होगी नहीं। वहां के मसाइल तुमने तकरीबन हल कर लिए हैं। बस एक मेरी मुसीबत है कि मैं दुश्मनों में आप फंसी हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी ज्यादा फिक्र तो नहीं होगी। तंजिया अंदाज में गुफ्तगू ना करो। तुम्हारी फिक्र ना होती तो इस वक्त मैं आराम से सो रहा होता। तुम्हारी ही फिक्र में अब तक जाग रहा हूं। तुम्हें यह अंदाजा है कि इस वक्त वहां क्या बजा होगा, या ये कि रात का कौन सा पहर होगा? गालिबन आधी रात बीत चुकी है। अच्छा तुम अपनी घड़ी में 12:15 का वक्त मिला लो। यहां से 3 घंटे का फर्क हो जाएगा। हम इस फर्क को जहन में रखकर इस इलाके के बारे में मालूमात हासिल करती हैं। हम का क्या मतलब है? क्या तुम्हारे साथ आला भी बीबी है? हाँ वो भी मेरे साथ है। वो कौन है? मुझे उसके बारे में बताओ। एक खूबसूरत दोशीज़ा है। मगर तुम उसके बारे में क्या जानना चाहती हो? ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो दोशीज़ा ही होगी, क्योंकि तुमसे कभी बूढ़ी औरत नहीं टकराती। ये तो नसीब की बात है। अब इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ दिनों से आला बीबी का बहुत चर्चा सुन रही हूँ। मुझे उसके मुतालिक बताओ, वो कौन है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। तुमने उसका चर्चा कहाँ से सुन लिया? इस वीराने में ऐसा कौन शख्स है जो तुम्हें उसके बारे में इतलात पहुंचाता रहा है? तुम तो जिरहा करने लगे। बस मैंने कह दिया ना, मुझे आला बीबी का नाम कहीं से भी मालूम हुआ है। क्या तुम मुझे उसके मुतालिक कुछ नहीं बताओगे? मुझे अफसोस है रसवंती, हम एक दूसरे के राजदार नहीं रहे। जब मुझ पर इतनी पाबंदी है कि मैं तुम्हारी एक कनीज के दिमाग में भी नहीं पहुंच सकता, तो तुम मुझसे किस बात की तवक्को करती हो? अच्छा अब जाओ, मुझे सोने दो। मैंने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए।
वहां अभी आधी रात हुई थी, वो इतनी जल्दी नहीं सो सकती थी। मुझे उसके सोने का इंतजार करना था। मेरा ख्याल था कि वहां वो गहरी नींद सो रही होगी और मैं मंजाली से इत्मीनान के साथ गुफ्तगू कर सकूंगा, मगर मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। मुझे वहां के वक्त के मुताबिक रात के तीसरे पहर तक रसवंती के सोने का इंतजार करना था। रात के उस पहर में नींद आदमी को बेबस कर देती है। मैंने चोर नंबर 3 के पास पहुंचकर कहा, मैं यहाँ खैरियत से हूं, तुम मेरा पता सुन लो। वो मुस्कुराकर बोली, इसकी जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप एएन स्टूडियो के करीब एक बस्ती के पुराने से मकान में हैं, जिसकी छत टीन की है, दरवाजों पर सब्ज रंग किया हुआ है। चोर नंबर 22 एक फकीर के भेष में उस मकान के बरामदे में मौजूद है। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे किसी निगरान की जरूरत नहीं है। फरहाद साहिब, आला बीबी का हुक्म है कि हम आपको तन्हा ना छोड़ें। लेकिन ये कितनी बुरी बात है, सुबह होने वाली और सर्दी बढ़ती जा रही है। वो बेचारा मेरी वजह से इस सर्दी में अकड़ रहा होगा। फरहाद साहिब, आप यकीन करें, मौसम हम पर असरअंदाज नहीं होते। हमारी तरबियत इतनी सख्त और ऐसे माहौल में होती है कि ये छोटी मोटी चीजें हमारी राह नहीं रोक सकती। हम बड़े सख्त और जानलेवा मराहल से गुजरकर इस तंजीम के मेंबर बनते हैं। आला बीबी के 40 चोरों से बहस करना फजूल था। मैं नंबर 3 के पास से वापस आकर चौधरी रहमत अली के दिमाग में पहुंच गया। इस वक्त वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था। उसके और इंस्पेक्टर के दरमियान तय पा गया था कि डकैती की रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, मामला वहीं खत्म कर दिया जाएगा। इसके एवज रहमत अली ने इंस्पेक्टर को 5000 रुपए दिए थे। दोनों बाप बेटे पुलिस स्टेशन से बाहर आकर कार की अगली सीट पर बैठ गए। बेटे ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, समझ में नहीं आता ये क्या चक्कर हो गया। रहमत अली ने कहा, मैं तुम्हारे सामने इंस्पेक्टर से भी कह चुका हूं कि ये काले जादू का चक्कर है, वरना ये कैसे हो सकता है कि हमारी रकम लूटी जाने के बाद हमारी ही कार की डिग्गी से बरामद हो। जावेद ने कहा, अब्बा किसी ने काले जादू का अमल कराया है, तो इसका मकसद क्या है, जबकि रकम भी हमें वापस मिल गई है। हो सकता है आइंदा इससे बड़ी वारदात की जाए और यह सिर्फ धमकी हो। हमें इंस्पेक्टर की नजरों में बेएतबार कर दिया गया है। अब अगर हम दोबारा उसके पास गए तो वो हमारी बात पर एतबार नहीं करेगा। जावेद ने तायद में सर हिलाकर कहा, अब्बा आपकी बात दिल को लगती है। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो हम आसानी के साथ पुलिस की मदद हासिल नहीं कर सकेंगे। चौधरी रहमत अली ने कहा, मैं दुश्मनों को ये मौका ही नहीं दूंगा। मैं घर में मौजूद तमाम नकद रकम बैंक में जमा करा के जेवरात लॉकर में रख दूंगा। आइंदा उन्हें हमारे घर से कुछ न मिल सकेगा। लेकिन अब्बा, अगर वो हमें माली नुकसान ना पहुंचा सके तो काले जादू के जरिए जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहले माल की हिफाजत का इंतजाम हो जाए, फिर जान की हिफाजत के लिए भी कुछ करेंगे। घर पहुंचकर उन्होंने सबके सामने ये तजवीज रखी। सबने रहमत अली से इत्तफाक किया और जिसके पास जो कुछ था रहमत अली के हवाले कर दिया। लेकिन ये चंद लाख रुपए और जेवरात उस दौलत का 10वां हिस्सा भी नहीं थे जो कोठी के खुफिया तहखाने में सोने की ईंटों की शक्ल में मौजूद थी और जिसका इल्म रहमत अली और उनकी बेगम के सिवा किसी को नहीं था। चौधरी रहमत अली की तकरीबन 15 बरस की नाजायज कमाई उनकी ख्वाबगाह के फर्श के नीचे एक तहखाना में महफूज थी। काले धंधों से हासिल होने वाली ये दौलत ना तो हुकूमत के इल्म में थी और ना ही उनकी औलाद को इसका इल्म था। मेरे लिए इतनी मालूमात काफी थी। मैं उनके दिमाग से वापस आ गया। सुबह के 6:15 हुए थे। अच्छा खासा दिन निकल आया था। उस हिसाब से जहां रसवंती थी वहां 3 या 3:15 का वक्त होगा। रात के पिछले पहर यकीनन रसवंती को नींद आ गई होगी। ये सोचकर मैं मंजाली के पास पहुंच गया। वो फिर नींद से बेदार हो गई और आंखें खोलकर सोचने लगी, कौन है मेरे दिमाग में। फिर उसने सोच के जरिए पूछा, मादाम क्या आप हैं? खुदा के लिए मुझे बताएं, यूं बार बार कच्ची नींद से बेदार होती रही तो मेरी नींद पूरी नहीं हो सकेगी। इस वक्त भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं उसके दिमाग से निकल आया। फिर फौरन ने उसके दिमाग में पहुंचकर रसवंती के लहजे में कहा, मैं रसवंती बोल रही हूं। अभी मैं जरा देर के लिए तुम्हारे दिमाग से निकल गई थी। क्या तुमने किसी और को महसूस किया? हाँ मादाम, मैं महसूस कर रही थी कि मेरे दिमाग में बदस्तूर कोई मौजूद है। मुझे एहसास ही नहीं हो सका कि कब आप मेरे दिमाग से जाकर वापस आ गई। उसी वक्त रसवंती की सोच सुनाई दी, फरहाद तुम बहुत धोखेबाज होते जा रहे हो। मेरा लहजा इख्तियार करके मंजाली को बेवकूफ बनाना चाहते हो। मैंने कहा, और अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि तुम जरूर मेरे साथ कोई चाल चल रही हो। इतनी राजदारी तो ऐसे ही मौकों पर बरती जाती है।
अब अगर तुमने ये राजदारी खत्म ना की तो बहुत बुरा होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ये धमकी नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो। जब मैं जिद पर आ जाता हूं तो किसी राज को राज नहीं रहने देता। ठीक है, जब तुम मेरे राज तक पहुंच जाओ तो उस वक्त बात करना। अब हमारा वक्त जाया ना करो, हमें आराम से सोने दो। तुम ये ना समझना कि मैं मंजाली से गाफिल रहती हूं। तुम जब भी आओगे मुझे इसके दिमाग में मौजूद पाओगे। मैं अपने दिमाग को हदायत देकर 15-20 मिनट के लिए सोती हूँ, फिर जाकर मंजाली के पास पहुंच जाती हूँ। इसी तरह वक्फे वक्फे से इसकी खबर लेती रहती हूँ। मैं देखूंगी तुम किस तरह मेरी राजदार कनीज को ट्रैप करोगे। मैंने तलखी से हंसते हुए कहा, शायद तुम भूल गई हो कि मेरा नाम फरहाद अली तैमूर है और मैं तुम्हारा शौहर हूं। मैं तुम्हें बहुत जल्द भूला हुआ सबक याद दिला दूंगा। मैंने वापस आकर नंबर 3 से राब्ता कायम करते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी कि मैं मंजाली से बहुत कुछ मालूम कर लूंगा, लेकिन रसवंती उसके दिमाग में सांप की तरह कुंडली मारे बैठी है। अब तुम मुझे मंजाली के मुतालिक मालूमात फराहम करो। मुझे बताओ कि वो कौन है और विश कन्या कैसे बनी। मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए और ये भी मालूम करना चाहता हूं कि वो रसवंती तक कैसे पहुंची। मैं आज दोपहर तक मंजाली की हिस्ट्री शीट आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। कोई और खिदमत? हाँ, 2 चोरों को तैयार रहने के लिए कह दो। मैं उन्हें एक छोटी सी मुहिम पर भेजना चाहता हूं। 3 नंबर से बात करने के बाद मैंने चौधरी रहमत अली के दिमाग से मालूम किया कि वो किस वक्त नकद रकम लेकर बैंक की तरफ जाएगा। पता चला कि वो ठीक 9 बजे घर से निकलेगा। फिर मैंने उसकी सोच में पूछा कि तय खाने में सोने की कितनी ईंटें हैं और उनकी मालियत क्या है। वो सोचने लगा, ये भी अजीब बात है, बार बार गिनने के बावजूद मुझे उनकी सही तादाद और मालियत याद नहीं रहती। वैसे 55 से 60 लाख तक की मालियत तो होगी ही। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। घड़ी देखी, 7 बजने में 5 मिनट थे। मैंने अपने दिमाग को हदायत दी कि ठीक 1.5 घंटे बाद मेरी आंख खुल जाए। उसके बाद मैं गहनी नींद सो गया। ठीक 8:30 बजे मेरी आंख खुल गई। कमरे में मुकम्मल सुकूत तारी था। मेरे जी में आया कि मैं एक बार फिर मंजाली के दिमाग में पहुंचूं, मगर दिमाग ने समझाया ये मुनासिब नहीं है। दोपहर तक चोर नंबर 3 मंजाली के मुतालिक मालूमात फराहम कर देगा। उसकी हिस्ट्री शीट देखने के बाद ही कोई कदम उठाया जा सकता है। मैं चौधरी रहमत अली के पास पहुंच गया। वो अपनी बेगम के साथ ख्वाबगाह में बैठा हुआ था। दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया था कि जितनी नकद रकम और जेवरात घर में मौजूद हैं, वो सब के सब फर्श के नीचे तय खाने में ही छुपा दिए जाएं, ताकि कभी जरूरत हो तो वहां से फौरन निकाले जा सकें। तय खाने को खोलने में एक कबाहत थी कि उसका फर्श जब मैकेनिज्म के जरिए एक तरफ हटता था तो गिड़गिड़ाहट की आवाज इतनी तेज होती थी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सुनी जा सकती थी। जब कभी उस तय खाने को खोलने की जरूरत पेश आती तो मियाँ बीवी अपने बच्चों को किसी बहाने कोठी से बाहर भेज देते थे। टेप रिकॉर्डर की ऊंची आवाज में उस गिड़गिड़ाहट को छुपाने की कोशिश करते थे। उस रोज भी उन्होंने यही किया। जावेद को किसी काम से 9 बजे तक के लिए बाहर भेज दिया। बड़ी बेटी अपने बच्चों को लेकर ससुराल जा रही थी। मैंने नंबर 3 के जरिए 2 चोरों से राब्ता कायम करके उन्हें रहमत अली की कोठी के पास 9:30 बजे पहुंचने की हदायत की और उन्हें समझाया कि उन्हें वहां क्या करना है। 45 मिनट के बाद मुझे रहमत अली के पास पहुंचना था। इतना वक्त गुजारने के लिए मैंने सोनिया के दिमाग में झांक कर देखा। वो सो रही थी। यकीनन रात भर जागती रही होगी। उसे ये इंतजार होगा कि शायद मैं उससे राब्ता कायम करूं। बहरहाल मैंने उसके ख्वाबीदा ज़हन को समझा दिया कि मैं खैरियत से हूं। वो बिल्कुल मुतमईन रहे। फिर मैं वापस आ गया। अभी 40 मिनट बाकी थे। मैं नाजिया के दिमाग में पहुंच गया। वो दीवानी जाग रही थी। उसे मेरा वादा जगा रहा था। सोच रही थी पता नहीं कब मैं उसे दिमागी राब्ता कायम करूं। इस ख्याल से उसकी आंखों से नींद उड़ गई थी। वो दोनों बहनें मासी बिस्मिल्लाह के घर में थी। मासी का घर करीब ही था। वहां से भी मेरी कार नजर आ रही थी। मोहल्ले के कुछ लोग मेरी कार के पास जमा थे और मोहल्ले का बदमाश तकरीर करने के अंदाज में उनसे मुखातिब था। हम यहाँ ये बेहयाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये शरीफों का मोहल्ला है, कोई तफरीह का नहीं कि लोग अपनी कारों में यहाँ कर तफरीह करें। मासी बिस्मिल्लाह अपने मकान के बरामदे से हाथ हिला हिलाकर गालियां और कोसने देते हुए बोली, तुझे मौत आ जाए कमीने जलील, दुनिया भर का बदमाश तो तू खुद है और शरीफों पर इल्जाम तराशी करता है। रात एक शरीफ आदमी इनका मेहमान था तो तुझ जैसे बदमाशों की गाली से बचने के लिए दोनों बच्चियों ने रात मेरे घर में गुजारी है। मैंने नाजिया के दिमाग में चुपके से कहा, हेलो नाजिया, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। वो खिड़की में खड़ी बाहर जमा लोगों की बातें सुन रही थी। मेरे मुखातिब करने पर चौंक कर इधर उधर देखने लगी।
मैंने हंसते हुए कहा, वहां क्या ढूंढ रही हो? मैं तुम्हारे दिमाग में बोल रहा हूँ। क्या ख्याल है, इस बदमाश को थोड़ा सा सबक दे दूं? हाँ जरूर, मैं चाहती हूँ कि इसकी जुबान बंद हो जाए, ये हमारे और आपके बारे में बकवास करने से बाज आ जाए। अच्छी बात है, तुम कहती हो तो अभी इसका मुंह बंद किए देता हूँ। बदमाश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने उसके दिमाग पर काबिज होकर उसका मुंह बंद कर दिया। वो बार बार मुंह खोलता था और मैं दिमाग पर काबिज होकर उसका मुंह बंद कर देता। उसके मुंह से आवाज निकलती और बंद हो जाती। उसकी मज़ाक़खेज़ हालत देखकर लोग हैरत से उसे देखने लगे थे और नाज़िया का हंस हंस कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। उसके साथियों में से एक ने पूछा, क्या बात है उस्ताद, क्या हो गया है तुम्हें? उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला मगर आवाज निकलते ही फिर मुंह बंद हो गया। मासी बिस्मिल्लाह ने कहा, देखा बेगुनाहों को सताने का नतीजा। जिस मुंह से ये उन बेचारों पर इल्जाम लगा रहा था वो मुंह ही बंद हो गया है, अब बोलेगा क्या? अल्लाह ने चाहा तो ये पागल हो जाएगा। मासी की बात सुनकर बदमाश ने बुलंद आवाज से कहा, लोगों ये सच कहती है, देखो मैं पागल हो गया हूं। उसने एक जोर का कहका लगाया और उछल उछल कर कलाबाजियां खाने लगा। लोग हैरान खड़े थे। वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, कभी कहके लगाता था, कभी अपनी भोंडी आवाज में गा गा कर नाचने और ठुमके लगाने लगता। अब नाजी और शाजी की हंसी में दूसरे लोग भी शामिल हो गए थे। बच्चे तालियां बजा बजा कर उसकी नकलें उतारने लगे थे। अच्छा खासा तमाशा हो गया था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब वो जमीन पर लौट लौट कर बाल नोच रहा था, कपड़े फाड़ रहा था। मैंने उसके दिमाग को आजाद कर दिया। उसने चौंक कर देखा, लोग पेट पकड़े हंसी से दोहरे हुए जा रहे थे। वो भी हैरानों परेशान, कभी खुद को कभी इर्द गिर्द खड़े लोगों को देख रहा था। मैंने नाजिया से पूछा, क्यों, मजा आया? वो बच्चों की तरह खुश होकर बोली, हाँ बहुत मजा आया। मैंने कहा, अच्छा अब जरा दूसरों की भी खबर ले लूं। ठीक 10 बजे मेरे लिए चाय के साथ हल्का सा नाश्ता ले आना। कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, अगर तकल्लुफ करोगी तो मैं भाग जाऊंगा। नहीं फरहाद साहब, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, आपके जाने के तसव्वुर से जान जाने लगती है। मैंने कहा, मैं बहुत जल्द तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगा। वो बोली, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप मुझे अपने कदमों में जगह देने का वादा कर लें। नाजिया, ये ख्याल दिल से निकाल दो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना कर सकूंगा। मैंने कहा, क्या मैं बहुत बुरी हूं? क्या मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको रोक सके? उसने हसरत से कहा, नाजिया ये बात नहीं है, तुम बेहद हसीन हो, इतनी पुरकशिश हो कि मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे, मैं बहकने लगा था, मगर मैंने गिरने से पहले ही खुद को संभाल लिया। अब वो फरहाद मर चुका है जो उसने शबाब को खेल समझकर खेलता था और आगे बढ़ जाता था। आदमी का ज़मीर मर ही ना जाए तो कभी ना कभी वो उसे राह रास्त पर ले ही आता है। मेरे पैरों में भी ज़मीर ने जंजीरें डाल दी हैं। मैं 10 बजे कमरे का दरवाज़ा खोल लूंगा, तुम नाश्ता लेकर आ जाना, अब मैं जा रहा हूं। मैं दोनों चोरों के पास पहुंचा। वो रहमत अली के घर के करीब एक वैगन में खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। वहां से मैं रहमत अली के पास पहुंचा। उसके बच्चे जा चुके थे। बेगम कोठी के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रही थी। मैंने चोरों के पास पहुंचकर कहा, जब कोठी से ऊंची आवाज में मौसीकी सुनाई दे तो अपनी गाड़ी अहाते के अंदर ले जाकर पोर्च में खड़ी कर देना। उन्हें हदायत देकर मैं फिर चौधरी रहमत अली के दिमाग में पहुंच गया। वो एक कुर्सी पर बैठा अपनी बेगम का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद बेगम भी वहां गई। रहमत अली ने कैसेट रिकॉर्डर ऑन करके उसकी आवाज तेज कर दी। इसके बाद वो पलंग के पास आकर फर्श पर एक जगह बैठ गया। पलंग के पाए जमीन से इस तरह पेवस्ते थे कि पलंग अपनी जगह से हटाया नहीं जा सकता था। इस पलंग के नीचे से ही तय खाने का रास्ता जाता था। उसने पलंग के नीचे हाथ डालकर किसी कल को ऑपरेट किया। फौरन ही हल्की सी गिड़गिड़ाहट सुनाई देने लगी। मैंने दोनों चोरों के दिमाग में झांक कर देखा। वो गाड़ी लेकर पोर्च में पहुंच गए थे। तब मैं रहमत अली के दिमाग पर काबिज हो गया। उसने खड़े होकर बेगम से कहा, तुम यहां ठहरो, मैं जरा बाहर देख कर आता हूं। उसने कमरे से निकलकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, फिर तेजी से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे के पास आया और उसे खोल दिया। मैंने रहमत अली की जुबानी चोरों से कहा, इसके साथ इसकी ख्वाबगाह तक चले जाओ। वो दोनों उसके साथ हो लिए। रहमत अली ख्वाबगाह का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले गया। उसकी बेगम ने हैरत से उन दोनों को देखकर अपने शौहर से पूछा, आप इन दोनों आदमियों को क्यों लाए हैं? मैंने उन दोनों से कहा, इस औरत को पकड़कर बांध दो। बेगम ने चीखना चाहा लेकिन उन दोनों ने उसे चीखने चिल्लाने का मौका नहीं दिया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर और हाथ पैर बांधकर एक तरफ डाल दिया। मैंने चौधरी रहमत अली की जुबानी कहा, अब इस पलंग के नीचे जाओ और तहखाने का तमाम माल गाड़ी में मुंतकिल करके जल्द से जल्द यहां से निकलने की कोशिश करो। वो दोनों मेरे हुक्म की तामील में मसरूफ हो गए। देखते ही देखते तहखाना खाली हो गया।
बेगम रहमत अली ज्यादा देर तक अपने लुटने का मंजर न देख सकी। वो लोग तय खाने से सोना निकालने में मसरूफ थे कि उसकी हरकतें कल्ब बंद हो गई। उन्होंने उसके हाथ पैर खोलकर मुंह से कपड़ा निकाला तो मालूम हुआ कि उसकी फुर्सत गुनाह तमाम हो चुकी। मैंने रहमत अली को भी आजाद कर दिया। उसने चौंक कर दोनों अजनबियों और अपनी साकित पड़ी हुई बेगम को देखा, फिर कमरे का जायजा लेते हुए गरज कर बोला, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? एक चोर ने कहा, हम तुम्हारा तय खाना खाली करने आए थे, जरा देख लो इसमें कुछ बाकी तो नहीं रह गया। रहमत अली हड़बड़ा कर आगे बढ़ा। पलंग के नीचे घुसकर उसने तय खाने में झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह चकरा कर तय खाने में जा गिरा। बीवी की लाश तो वो देख ही चुका था। इतना बड़ा माली नुकसान देखकर दिल की धड़कनें कायम न रख सका। ये बात तो कभी वो सोच भी नहीं सकता था कि तकदीर उसके साथ भी मजाक कर सकती है। दूसरों पर सितम के तीर चलाने वाले को कभी यह ख्याल नहीं आया था कि उसकी कमान से निकला हुआ कोई तीर रास्ता भटक कर खुद उसकी तरफ भी आ सकता है। जब किसी की बाजी यूं बेखबरी में उलट जाए तो वो इसी तरह सांसें लेना भूल जाता है। दौलत की मार कुछ ऐसी होती है, इसके आने की खुशी तो काबिल बर्दाश्त होती है, लेकिन जाने का गम बर्दाश्त करने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। मैंने एक चोर से कहा, चलो खस कम जहां पाक, बड़ी बी को भी अंदर डालकर तय खाना बंद कर दो। उन्होंने रहमत अली की बेगम को भी उसके पास पहुंचाकर तय खाना बंद कर दिया। अब कोई उनका सुराग नहीं पा सकता था। वो ऐसे गुम हुए थे कि उनकी औलाद भी उन्हें तलाश नहीं कर सकती थी। अपने बच्चों को तय खाने के वजूद से बेखबर रखकर अपने लिए इस बेनिशान कब्र का एहतमाम उन्होंने खुद ही किया था। मैंने ख्याल ख्वानी का सिलसिला खत्म करके घड़ी देखी तो 10 बजने में 2 मिनट रह गए थे। मैंने बिस्तर से उठकर दरवाजे को खोल दिया। नाजिया अपनी बहन, भाई और बाप के साथ बाहर खड़ी दरवाजा खुलने की मुंतजिर थी। दरवाजा खुलते ही वो सब हंसते मुस्कुराते अंदर आ गए। मैंने कहा, चाय पीने से पहले मैं बाथरूम जाऊंगा। सलमान ने बाथरूम तक मेरी रहनुमाई की। थोड़ी देर बाद मैं मुंह हाथ धोकर वापस आया और उनके साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। बरकत अली ने पूछा, क्या तुम तमाम रात जागते रहे हो? मैं 1.5 घंटे के लिए सोया था, मैंने जवाब दिया। शाजिया ने कहा, यह नाजिया तो अभी तक जाग रही है। नाजिया ने अपनी घनेरी पलकें उठाकर कुछ ऐसी अदा से मुझे देखा कि मेरे दिल के सारे तार झुंझुना उठे। कुदरत ने जमीन के हर खित्ते पर इब्ने आदम के इम्तिहान का ऐसा सामान कर रखा है कि ईमान सलामत रखना आसान नहीं रहा है। मैं उसे साफ जवाब दे चुका था, मगर फिर भी वो अपने तरकश का हर तीर आजमाने पर तुली हुई थी। नाश्ते के बाद मैंने कहा, अब आप लोगों के लिए मेरे पास 2 अहम खबरें हैं, एक अच्छी, दूसरी बुरी। आप लोग कौन सी खबर पहले सुनना पसंद करेंगे? बरकत अली ने कहा, पहले बुरी खबर सुना दो ताकि अच्छी खबर उसका असर जल्द जायल कर दे। मैंने कहा, बुरी खबर यह है कि आपके भाई और भावज इस दुनिया से कूच कर गए हैं। सब हैरानी और बेयकीनी से मेरा मुंह तकने लगे। बरकत अली ने कहा, बेटे ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं इसे सच समझूं? मैंने कहा, जनाब मैं आपसे मजाक करने का कोई हक नहीं रखता, मगर अचानक ये कैसे हो गया कि इसमें तुम्हारी टेलीपैथी को कुछ दखल है? मैंने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं जनाब, मैं इतना जालिम नहीं हूं कि ख्वामख्वाह किसी की जान ले लूं। बस यही कहा जा सकता है कि उनके दिन पूरे हो गए थे, और फिर ये कि जिंदगी और मौत का मालिक वही है। वो उठते हुए बोले, मुझे वहां जाना चाहिए। मैंने कहा, बैठ जाइए। खबर सुनाने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां जाकर उनकी मौत की तस्दीक करें। जावेद और उनके दूसरे घर वालों को उनकी मौत की खबर नहीं है। मालूम हो जाने के बाद भी उन्हें उनकी लाशें नहीं मिल सकेंगी। वो हैरान होकर बैठते हुए बोले, इसका क्या मतलब हुआ? उनकी लाशें कहाँ हैं? मुझे अफसोस है, ये बात मैं भी नहीं जानता। शायद आप नहीं जानते कि मैं जिंदा लोगों के दिमागों से तो ये मालूम कर सकता हूँ कि वो कहाँ हैं। किसी मुर्दे के दिमाग तक मेरी रसाई मुमकिन नहीं है। तुम्हें उनकी मौत के बारे में कैसे मालूम हुआ? मैं उनके दिमाग में झांक कर देखना चाहता था, लेकिन मेरी सोच की लहरें उन तक नहीं पहुंच सकी। मैं जिस शख्स के दिमाग में रसाई हासिल कर लेता हूँ, वो अगर जिंदा हो तो दुनिया के किसी भी हिस्से में मेरी पहुंच से दूर नहीं होता। मौत ही मुझे उस तक पहुंचने से रोक सकती है। जब मुझे उनका दिमाग ना मिल सका तो मैंने समझ लिया कि वो जिंदा नहीं रहे। पापा, आप उनके लिए इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं? ठीक है, वो आपके भाई थे, मगर आपके खून के प्यासे भी थे। आपको तो उनकी मौत पर अफसोस नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो वो काबिल नफरत थे। शाजिया ने कहा, बेटी, मरने वालों के लिए ऐसा नहीं कहते, आप मुर्दों की बात करती हैं। उन्होंने हमें जिंदों के साथ कहने और करने में क्या कमी छोड़ी है? उन्हीं की वजह से तो हम इस बोसीदा से मकान में जिंदगी गुजार रहे हैं।
हमारा हक मार के उन्हें क्या मिला? वो इसमें से अपने साथ क्या ले गए? बस हमें ख्वार करना था सो कर गए। मैंने कहा, शाजिया ठीक कहती है, आपको अपने आप पर काबू रखना चाहिए और किसी तरह ये जाहिर नहीं होने देना चाहिए कि आपको उनकी मौत की इतला मिल चुकी है। उनके घर वालों को उनकी गुमशुदगी का इल्म होगा तो वो आप लोगों पर ही शुबा करेंगे। अगर पुलिस तहकीकात के लिए यहाँ आए तो आप बिल्कुल अनजान बन जाएं। अगर आपके किसी अमल से ये जाहिर हो गया कि आप पहले से इस सिलसिले में कुछ जानते हैं तो बड़ी मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाएंगे। नाजिया और शाजिया ने भी उन्हें समझाया तो उन्होंने वादा कर लिया कि वो अपने जज्बात पर काबू रखेंगे और किसी पर कुछ जाहिर नहीं होने देंगे। नाजिया ने मुझसे कहा, आप बताइए वो खुशखबरी क्या है? मैंने कहा, खुशखबरी यह है कि आप लोगों को शाम तक इतनी दौलत मिल जाएगी जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। नाजिया ने पूछा, फिर भी कितनी? कुछ तो तादाद बताइए। मैंने बरकत अली से पूछा, आपके ख्याल में आपके भाई के पास कितनी दौलत होगी? उन्होंने कुछ सोच कर कहा, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, उसने बड़े उल्टे सीधे धंधे किए हैं, अंदाजन 15-20 लाख रुपए तो होंगे ही। मैंने कहा, जनाब उसके पास 55 से 60 लाख रुपए तक का तो सिर्फ सोना है। क्या? हैरानी से उनके मुंह खुल गई। मैंने कहा, हाँ, और वह तमाम सोना और चंद लाख रुपए नकद आपको मिल जाएंगे। पहले मेरा ख्याल था कि ये तमाम दौलत आज शाम तक आपको पहुंचा दी जाए, लेकिन अब मैंने सोचा कि इतनी सारी दौलत एकदम आपको मिल गई तो छुपी ना रह सकेगी, आपसे इसके बारे में पूछगिछ शुरू हो जाएगी। चुनाचे मैंने फैसला किया है कि यह सब कुछ इस तरह आप तक पहुंचे कि किसी को आपके रातों रात दौलतमंद बन जाने का एहसास ना हो सके। बरकत अली ने मेरे घुटनों पर हाथ रखकर कहा, बेटे, जो एहसान तुम हम पर कर रहे हो, हमारी 7 पुश्तें भी उसका बदला नहीं चुका सकेंगी। मैंने जल्दी से उनके हाथ अपने घुटनों पर से हटाते हुए कहा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे पैरों को हाथ लगाकर मुझे शर्मिंदा न करें। उन्होंने पूछा, ये सब कुछ तुमने उनसे हासिल किस तरह किया? मुझसे ऐसे सवालात ना करें तो बेहतर है जिनके जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं उनसे इजाजत लेकर कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चला आया। मेरे पीछे पीछे नाजिया भी वहां आ गई। उसने कहा, आप रात भर के जागे हुए हैं, लाइए मैं आपका सर दबाकर सुला देती हूं। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं टेलीपैथी के जरिए ऐसे काम खुद कर लेता हूं। अब तो मैं इसका आदी हो चुका हूं। उसका मुंह लटक गया। वो उदासी से बोली, क्या आप मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि मैं कुछ वक्त आपके साथ गुजार सकूं? मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसका दिल रखने को कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आजकल मैं बहुत मसरूफ हूं। दुश्मनों ने चारों तरफ से यलगार की हुई है, उनसे निमट लूं, फिर तुम जितना चाहो मेरे साथ वक्त गुजार लेना। अब तो खुश हो। मुझे आपके वादे पर यकीन है। ठीक है, मैं जा रही हूं, आप आराम करें। वो उठकर बाहर चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेटकर हालात का तज्जिया करने लगा। कुछ देर बाद मैंने नाजिया के दिमाग में झांका। वो मासी बिस्मिल्लाह के यहाँ बिस्तर पर लेटी मेरे बारे में सोच रही थी। गुज़िश्ता शब वो एक पल के लिए भी नहीं सोई थी और अब भी आंखें बंद करने पर आमादा नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके दिमाग में आऊं तो उसे सोता पाकर वापस चला जाऊं। पगली साय के पीछे दौड़कर खुद को हलकान किए दे रही थी। मैंने टेलीपैथी से उसके दिमाग को थपकना शुरू कर दिया तो उसकी आंखें बंद होने लगी। मैंने उसके दिमाग को हदायत दी कि वो कम से कम 7 घंटे तक सोती रहे। जब वो गहरी नींद में डूब गई तो मैं उसके दिमाग से निकल आया। फिर मैंने चोरों से राब्ता कायम करके उन्हें तमाम सोना नकद रकम में तब्दील कराने की हदायत की। इससे फारिग होकर मैंने सोनिया के दिमाग पर दस्तक दी। वो जाग रही थी। उसे अपनी खैरियत से मुतला करके कुछ देर उसे बातें करने के बाद मैं वापस आया और अपने दिमाग को हदायत देकर सो गया।